हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रोग्रेशन एकेडमी में। और कैसे हो आप सभी? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और जिस हिसाब से आपके कमेंट्स आ रहे हैं, आपके मैसेज आ रहे हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि आप जो है पॉलिटी के नोट्स अच्छे से पढ़ रहे हो, क्लासों को जो है अच्छे से देख रहे हो। तो ये देख करके बहुत खुशी हुई मुझे। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने क्लासों को जो है इतना प्यार दिया, और क्लासों को जो है इतना आपने शेयर किया अपने दोस्तों के साथ। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे संसद, और संसद को हमने 4 भागों में बांटा था। ठीक है, पहले भाग में हमने देखा था लोकसभा, सॉरी राज्यसभा, उसके बाद देखा था लोकसभा। तीसरे भाग में हमने अलग से एक टॉपिक देखा था लोकसभा अध्यक्ष और उसके कार्य एवं शक्तियाँ। और जो संसद है उसका जो चौथा पार्ट है और लास्ट पार्ट है, ठीक है, वो उसका नाम है संसदीय नियम और कार्यवाहियाँ। तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संसदीय नियम और कार्यवाहियाँ। ठीक है, तो उससे पहले संसदीय नियम और कार्यवाहियाँ पढ़ने से पहले एक बार हम आपका जो सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जो पॉलिटी का सिलेबस है उस पर एक बार एक नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या कवर कर लिया वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले भारतीय संविधान की विशेषताएं, इसको हमने कवर कर लिया अच्छे से। ठीक है, इसका इसको अच्छे से हमने कवर कर लिया। उसके बाद देखो भारतीय कार्यपालिका। ठीक है, भारतीय कार्यपालिका में क्या क्या आता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। तो वो सब हमने अलग से पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हो चुका है। अब बात करें विधायिका की, तो विधायिका को हमने 4 भागों में बांटा था। सबसे पहले राज्यसभा पढ़ा था, उसके बाद लोकसभा, उसके बाद आपके एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है, देखो लोकसभा अध्यक्ष और उसके कार्य। इसलिए इस क्लास को मैंने एक अलग से लिया था। ठीक है, और इसको विस्तार से डिटेल से हमने देखा था लोकसभा अध्यक्ष और उसके कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक कवर हो चुका है अपना। आज की क्लास के बाद में ये विधायिका, ठीक है, ये वाला टॉपिक, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है दोनों अपने कवर हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद न्यायपालिका, न्यायपालिका हमने बहुत डिटेल से देखा था। ठीक है, और उसके बाद में न्यायपालिका से संबंधित जो पुराने एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी हमने देख लिए थे, उसकी एक अलग से क्लास आई थी। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद बात करें भारत में निर्वाचन, तो भारत में निर्वाचन की एक, हालांकि वैसे तो टॉपिक कवर हो चुका है, क्योंकि अलग अलग टॉपिक में जो बातें, जैसे निर्वाचन आयोग हमने पढ़ा था, जैसे संसद हमने पढ़ी है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, ये सब पढ़े, उनमें ये चीज़ें आ चुकी हैं भारतीय निर्वाचन से संबंधित। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी फैक्ट है वो सारे इन टॉपिक्स में आ चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगे तो इसकी अलग से एक मैराथन क्लास लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में भारत का राष्ट्रपति में, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन और राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियाँ, ये दोनों मैंने सेपरेट वीडियो में करे, इसके लिए एक अलग से क्लास ली है, और राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों के लिए मैंने एक अलग से क्लास ली है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी सिलेबस का अपना कंप्लीट हो चुका है। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दोनों हमने डिटेल से देखे हैं, तुलनात्मक अध्ययन किया है इसका। ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए अलग से क्लास ली है बिल्कुल डिटेल से प्रश्नों के साथ, और वर्तमान में कौन क्या मंत्रिमंडल है सब इसमें देखा है हमने। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हम देख चुके हैं। ठीक है, इसके एमसीक्यू भी हो चुके हैं। और राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण आयोग और बोर्ड, ये भी हमने जो है सबसे पहले इसी टॉपिक को कवर किया था। तो अब आप देख रहे हो आपका पॉलिटी का सिलेबस जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये आज की क्लास के बाद आपका सिलेबस जो है लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये जो टॉपिक है इसका वैसे तो ये इनमें आ चुके हैं, लेकिन अगर आप कहोगे तो इसके अलग से क्लास लगा देंगे। ठीक है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि इस टॉपिक का क्या करना है। बाकी आज की क्लास के बाद मेरी तरफ से आपका सिलेबस जो है पॉलिटी का जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। तो क्लास में आज हम पढ़ेंगे संसदीय नियम और कार्यवाहियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल 99, जो कि हम पहले पढ़ चुके थे। ठीक है, इससे पिछली क्लास में हमने आर्टिकल 100 तक, 100 अनुच्छेदों तक हम पहले पढ़ चुके थे। हालांकि मैंने आपको बताया था कि विधायिका, विधायिका का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 179 से लेकर के 122 तक। ठीक है, तो 79 से लेकर के हम 99 तक, 100 तक लास्ट क्लास में देख चुके थे। आज हम देखेंगे 101 से लेकर के 122 तक अनुच्छेद। ठीक है, इनको हम इस क्लास में कवर करने का प्रयास करेंगे। वैसे संसद बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसको 4 क्लासों में कंप्लीट करना भी अपने आप में एक चैलेंज है। ठीक है, लेकिन हमने कर लिया है। ये क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि इसमें मैटर ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन 4 क्लासों में हमने संसद को जो है कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज हम
कितने आर्टिकल पढ़ेंगे, 101 से लेकर 122 तक आर्टिकल पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे संसदीय समितियां। ठीक है, तो इसमें जो भी संसद के नियम है, कार्रवाई हैं, कितने प्रकार के प्रस्ताव हैं, कितने प्रकार के विधेयक हैं, साधारण विधेयक की क्या प्रक्रिया होती है, धन विधेयक की क्या प्रक्रिया होती है, ठीक है, कटौती प्रस्ताव क्या होते हैं, ठीक है, बजट कैसे पेश किया जाता है, संसदीय नियम में प्रश्न काल क्या होता है, कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्लास की। वैसे तो ये आर्टिकल हमने देख लिया था पिछली क्लास में, एक बार फिर से देख लेते हैं। आर्टिकल 99 में क्या लिखा हुआ है, सांसदों की शपथ लिखी हुई है। ठीक है, क्या लिखी हुई है, सांसदों की शपथ। और शपथ कौन सी अनुसूची के अनुसार लेते हैं, ये तीसरी अनुसूची के अनुसार। तीसरी अनुसूची, देखो मैंने आपको बताया था कि वैसे तो मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। और ये जो 12 अनुसूचियां हैं, इसमें जो अनुसूची नंबर 3 है, अनुसूची नंबर 3 है, उसके प्रारूप में मंत्री क्या लेते हैं, सांसद क्या लेते हैं, अपनी शपथ ग्रहण करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि लोकसभा में सांसदों को शपथ कौन दिलाता है, तो प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। ठीक है, प्रतिनिधि, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है प्रोटेम स्पीकर, इसके द्वारा अनुसूची 3 के प्रारूप में क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 में मैंने आपको बताया था गणपूर्ति या कोरम। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके से गणपूर्ति होती है। संविधान के अनुसार तो कितनी है, 10%, मतलब 1/10 यह गणपूर्ति होनी चाहिए। लेकिन संसदीय नियमों के अनुसार कितनी है, 1/3। ठीक है, 1/3 क्या होनी चाहिए, गणपूर्ति होनी चाहिए, तभी बैठक की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो संविधान के अनुसार तो कितनी होती है, 10% या 1/10 होनी चाहिए। ठीक है, और लोकसभा व राज्यसभा के नियमानुसार कितनी होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए। तो ये दोनों बात आपको याद रहेंगी। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 101। 101 में लिखा हुआ है स्थानों का रिक्त होना। जब मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया, उपराष्ट्रपति पढ़ाया था, प्रधानमंत्री, मतलब जितने भी टॉपिक पढ़ाए मैंने पहले, मैंने आपको 2 चीज़ों का अर्थ बताया, एक तो रिक्ति का, एक अनुपस्थिति का। ठीक है, तो रिक्ति का मैंने आपको अर्थ बताया था कि भाई वो त्याग पत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, या फिर उसको हटा दिया जाए तो उसका पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्थानों का रिक्त होना। ठीक है, तो ये जो सीट है, ये जो स्थान है, ये रिक्त किस किस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है, कितने प्रकार से स्थान रिक्त हो सकते हैं। हमने 3 कारण तो देख लिए थे कि इस्तीफा दे दे, मृत्यु हो जाए, या फिर उसको पद से हटा दे। इसके अलावा भी 2-3 कारण होते हैं कि भाई वो 2 सीटों से चुनाव लड़े, ठीक है, और एक सीट पे इस्तीफा नहीं दे तो क्या होगा। ठीक है, मान लो कोई राज्यसभा की 2 सीटों से चुनाव लड़े या लोकसभा की 2 सीटों से चुनाव लड़े और दोनों से जीत जाए, उस स्थिति में क्या होगा। या फिर राज्यसभा और विधानसभा या फिर लोकसभा और विधानसभा के दोनों के चुनाव लड़े और उन दोनों से सीट जीत जाए, तो वो कौन सी सीट ग्रहण करेगा, कौन सी खाली मानी जाएगी और उसके लिए कितना टाइम दिया जाता है। ठीक है, या फिर किसी को राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया जाए या फिर कोई उपराष्ट्रपति बन जाए, राज्यपाल बना दिया जाए, तो उसका पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। तो और कितने प्रकार से उसका पद रिक्त हो सकता है, वो इसमें देखेंगे अनुच्छेद 101 में, स्थानों का रिक्त होना। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्या है कि यदि कोई लोकसभा और राज्यसभा दोनों से निर्वाचित होता है, ठीक है, तो 2 सीटों से जीत गया, अब उसको क्या करना पड़ेगा, 10 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, एक सीट को खाली करना पड़ेगा, रिक्त करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसकी राज्यसभा की सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों से जीत करके आता है तो उसको कितने दिन दिए जाएंगे, 10 दिन दिए जाएंगे। ठीक है, ये 10 दिन आपको ध्यान रखना है, कितने दिन दिए जाएंगे, 10 दिन। कब, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए निर्वाचित होता है तो। ठीक है, उसके बाद यदि कोई व्यक्ति पहले से किसी सदन का सदस्य है, ठीक है, और बाद में दूसरे सदन के लिए निर्वाचित होता है, तो अब क्या होगा, मान लो वो जीत जाता है तो पहले वाले सदन की सदस्यता स्वतः समाप्त मान ली जाएगी। तो ऐसी स्थिति में उसका जो पहला वाला जो पद है वो क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। ठीक है, तो 2 बातें याद हो गई, किन किन तरीकों से पद रिक्त होता है। ठीक है, उसके बाद में यदि कोई व्यक्ति लोकसभा की 2 सीटों से निर्वाचित होता है, ठीक है, कितनी सीटों से, लोकसभा की 2 सीटों से निर्वाचित होता है और जीत जाता है, अब उसको कितना समय दिया जाएगा एक सीट खाली करने के लिए, उसको दिए जाएंगे 14 दिन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से जीत करके आता है तब तो कितने दिन दिए जाते हैं, 10 दिन एक सीट को खाली करने के लिए। ठीक है, और जब लोकसभा की ही दोनों सीटों से निर्वाचित होता है और जीत जाता है
तब कितने दिन दिए जाते हैं एक सीट खाली करने के लिए? 14 दिन दिए जाते हैं, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करता है, ठीक है, तो उसके लिए दोनों स्थान क्या हो जाएंगे? निरस्त हो जाएंगे, दोनों स्थान रिक्त हो जाएंगे। अगर वो 14 दिन में एक सीट खाली नहीं करता है, उससे इस्तीफा नहीं देता है, तो क्या हो जाएंगे? दोनों स्थान रिक्त हो जाएंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में यदि कोई व्यक्ति संसद मतलब लोकसभा और राज्य विधानसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभा इन दोनों से जीत करके आता है, तब उसको क्या दिया जाएगा? 14 दिन दिए जाएंगे कि वो एक सीट से इस्तीफा दे दे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो छोटी सीट कौन सी है? वह लोकसभा और विधानसभा में छोटी सीट कौन सी है? विधानसभा। तो इससे क्या मान लिया जाएगा? उसकी संसद सदस्यता को क्या मान लिया जाएगा? स्वतः समाप्त हो जाएगी, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति संसद व राज्य विधानसभा दोनों के लिए निर्वाचित होता है तो उसे 14 दिन के भीतर राज्य विधानमंडल के स्थान को रिक्त करना होगा, अन्यथा उसकी संसद की सदस्यता क्या मान ली जाएगी? समाप्त मान ली जाएगी, ठीक है। उसको क्या करना पड़ेगा? 14 दिन के भीतर विधानमंडल से क्या देना पड़ेगा? विधानमंडल के स्थान को रिक्त करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो 14 दिन के बाद संसद की सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा यदि कोई सांसद, उसको राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बना दिया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए वो निर्वाचित हो जाता है, तो उसकी संसद सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। मान लिया जाता है कि इसने इस्तीफा दे दिया, इसका सीट क्या हो गया? खाली हो गई। ऐसे ही किसी को मान लो राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या हो जाएगा? उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। यदि सांसद क्या बन जाए? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन जाए, या फिर क्या बन जाए? राज्यपाल बन जाए, तो उसकी संसद सदस्यता क्या हो जाएगी? अपने आप समाप्त मान ली जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यदि न्यायालय किसी सदस्य के चुनाव को ही रद्द कर दे, ठीक है, चुनाव में घपला हो गया, करप्शन हो गया, ठीक है, या चुनाव बूथ कैप्चरिंग कर लिया, तो ऐसी सिचुएशन में अगर उस सर्वोच्च न्यायालय उस चुनाव को रद्द कर देता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि उसका पद क्या मान लिया जाएगा? रिक्त मान लिया जाएगा, ठीक है। संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये हमने क्या देख लिया? संसद सदस्यों की रिक्ति, ठीक है। संसद सदस्यों का पद किस प्रकार से रिक्त होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो हमने अभी देखे हैं, 2 सीटों से निर्वाचित होना, या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए निर्वाचित होना, इसके अलावा भी अगर कोई व्यक्ति लगातार 60 दिन तक सदन को बिना बताए क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है सदन से, तो वो क्या मान लिया जाएगा? उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो उसकी संसद सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, ठीक है। यदि कोई सांसद अध्यक्ष या सभापति को अपना त्याग पत्र दे दे, तो भी उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी, तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये कारण है पद के रिक्त होने के, ठीक है। अब आपसे कथन में जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो आपसे कथन दे करके पूछा जा सकता है कि मान लो ऐसा कोई व्यक्ति है जो 2 लोकसभा सीटों से क्या होता है? एक साथ निर्वाचित होता है, तो उसको कितने समय में एक सीट को त्याग करना पड़ेगा? तो वो समय आपसे पूछा जा सकता है, और कथन में वो समय भी दिया जा सकता है। तो आपको चूज करना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया सांसदों का पद रिक्त किस प्रकार से होता है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 102 में हम देखेंगे सांसदों की अयोग्यताएं। सांसदों की योग्यताएं हमने आर्टिकल 83 में देख लिया था। आर्टिकल 83 में क्या था? सदनों का कार्यकाल था, और आर्टिकल 84 में क्या था? सदस्यों की योग्यताएं, ठीक है। तो वो हमने देख लिया था। अब उसके बाद में संसदों की अयोग्यताएं, हालांकि ये दोनों अयोग्यताएं भी मैं आपको वहीं करवाना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा भाई अनुच्छेद के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा दिया जाए, ताकि आपको आर्टिकल याद करने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। इसलिए मैंने सांसदों की अयोग्यताएं जो है अलग से आपको इस क्लास में हो रही हैं, ठीक है। तो यदि कोई सांसद भारत का नागरिक ना रहे, तो हमने जब योग्यताएं पढ़ी थी तो हमने देखा था कि योग्यताएं क्या होती हैं? भारत का नागरिक हो, ठीक है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है। इसके अलावा संसद के द्वारा निर्धारित अन्य कोई योग्यताएं हो, ठीक है, ये हमने देखा था। तो मान लो भारत का नागरिक नहीं रहे, तो क्या हो गई? ये अयोग्यता हो गई। इसके अलावा यदि वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद ग्रहण कर ले, तो क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा। ये तो हमने देख लिया था, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित हो जाए, तो भी अयोग्य हो जाएगा। इसके अलावा पागल हो जाए, मानसिक विकर्षित हो जाए, तो भी उसको क्या कर दिया जाएगा? अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा संसद ने कुछ अन्य अयोग्यताएं निर्धारित कर रखी हैं, ठीक है। अगर वो उन अयोग्यता
को धारण करता है तो वो क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। ठीक है, यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा तय की गई है ये अयोग्यताएं। ठीक है, तो उसे चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी ठहराया गया हो तो क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। इसके अलावा उसे किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हुई हो, ठीक है, किंतु निवारक निरोध विधि के तहत किसी व्यक्ति का बंदीकरण अयोग्यता नहीं है। ठीक है, मान लो उसने कोई अपराध किया है, ठीक है, और उसको 2 वर्ष या उससे अधिक की क्या हो गई, सजा हो गई, लेकिन निवारक निरोध विधि के तहत अगर उसको अरेस्ट किया जाता है, निवारक निरोध में क्या होता है कि व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, मतलब अपराध होने से पहले ही उसको रोकने का प्रयास किया जाता है कि यह बंदा जो है वो अपराध नहीं करे। ठीक है, ताकि जैसे मान लो किसी पर संदेह है कि भाई बम ब्लास्ट कर सकता है या फिर देशद्रोही घटनाओं को अंजाम दे सकता है, तो उसको संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लेते हैं, तो उस आधार पर क्या होगा, अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। ऐसे तो सरकार क्या करेगी, इसका दुरुपयोग करेगी। भाई निवारक निरोध के तहत क्या होता है, कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती कि आपको गिरफ्तार क्यों किया गया है। ठीक है, आपको डायरेक्ट गिरफ्तार कर लिया जाता है संदेह के आधार पे। ठीक है, तो उस वजह से तो वो किसी को भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार करवा देंगे और गिरफ्तार होते ही क्या होगा, अयोग्य घोषित हो जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, इसलिए निवारक निरोध के तहत अगर किसी को बंदी बनाया जाता है तो वो अयोग्यता नहीं मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद वह निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में विफल रहा हो तो भी क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। इसके अलावा क्या योग्यता है, उसे सरकारी ठेका कार्य सेवाओं में कोई रुचि हो। ठीक है, मतलब सरकारी ठेका कार्य सेवाओं में वो शामिल हो। ठीक है, इसके अलावा वह निगम में लाभ के पद या निदेशक या प्रबंध निदेशक के पद पर हो, जिसमें क्या हो, सरकार का हिस्सा 25% से कम ना हो। ऐसी कोई संस्था है, निकाय है या कोई कंपनी है इसमें सरकार का हिस्सा है ही नहीं या फिर 25% से कम है। ठीक है, तो उसमें क्या है, वो निदेशक डायरेक्टर नहीं हो सकता, मैनेजर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर वो ऐसे पद पे है तो क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा, उसको क्या माना जाएगा, लाभ का पद माना जाएगा। जब मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि लाभ का पद क्या होता है। ठीक है, उसकी क्या क्या परिभाषा है, एनसीईआरटी में क्या परिभाषा दे रखी है। ठीक है, तो उस क्लास में जाकर के देख लेना डिटेल से। ठीक है, उसे भ्रष्टाचार या निष्ठाहीन होने के कारण सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया हो, ठीक है, वो व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता। उसे विभिन्न समूहों में शत्रुता बढ़ाने और रिश्वतखोरी के लिए दंडित किया गया हो तो ये भी क्या हो जाएगी, अयोग्यता हो जाएगी। इसके अलावा उसे छुआछूत, दहेज, सती जैसे सामाजिक अपराधों का प्रसार करने में या इसमें संलिप्त पाया गया हो तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था दल बदल आधार पर निर्भरता। ठीक है, आयाराम गयाराम की कहानी भी सुनाई थी। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, उसमें दल बदल का प्रावधान किया गया था। दल बदल का निर्णय कौन लेता है, तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है, ये भी मैंने आपको बताया था। लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, ये जब मैंने लोकसभा अध्यक्ष पढ़ाया था तो आपको बताया था अगर कोई व्यक्ति विप की आज्ञा नहीं मानता है, ठीक है, या विप का उल्लंघन करता है तो भी उसको दल बदल के आधार पर क्या कर दिया जाता है, अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं आर्टिकल 103, अनुच्छेद 103। ठीक है, अब ये जितनी भी अयोग्यताएं हमने पढ़ी हैं, ठीक है, इन अयोग्यताओं का निर्धारण किस तरीके से होता है, इन अयोग्यताओं का निर्धारण राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सिफारिश पे करता है। ठीक है, चुनाव आयोग की सलाह पर सांसदों की क्या करता है, अयोग्यता का निर्धारण करता है। और ये जो सलाह है, राष्ट्रपति को दी गई सलाह जो है इस मामले में राष्ट्रपति के लिए क्या है, बाध्यकारी है। ठीक है, तो राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर सांसदों की अयोग्यता का निर्णय करता है और चुनाव आयोग द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति पर क्या होती है, बाध्यकारी होती है। ठीक है, ये कहाँ लिखा हुआ, आर्टिकल 103 में। अब आर्टिकल 104, 104 में देखो 1 + 4 कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो 5 से क्या याद रखोगे, 500 रुपये। ठीक है, मान लो आप संसद के सदस्य नहीं हो, ठीक है, किसी सदन के सदस्य नहीं हो, राज्यसभा लोकसभा, ठीक है, लेकिन आप उसकी कार्रवाई में भाग लेना चाहते हो और आपने चोरी छुपे वहां जाकर के भाग ले लिया, कार्रवाई में बैठक में बैठ गए आप, तो आपको जो है 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। देख रहे हो कितना कम जुर्माना है, मात्र 500 रुपये। किसके लिए, आपकी कार्रवाई में भाग लेने के लिए। तो कई लोग जानबूझ के वहां जाकर के बैठ जाते हैं, कार्रवाई में भाग लेते हैं और 500 रुपये निकाल के ऐसे मुंह पे मारते हैं कि लो ये लो तुम्हारे 500 रुपये, जुर्माने की राशि 500 रुपये तो है, लेकिन हम तो कार्रवाई में बैठेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 104 के तहत क्या है, जुर्माना राशि 500 रुपये है प्रतिदिन यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तथा संसद की कार्रवाई में भाग लेता है तो अगर आपको भी संसद की कार्रवाई में भाग लेना है तो 500 रुपये जेब में डाल करके
आपको जाना है वहाँ पे और वहाँ पे कार्रवाई में भाग ले लेना है और उनको 500 रुपये पकड़ा देना है कि ये लो 500 रुपये जुर्माने के, ठीक है। तो याद रहेगा आर्टिकल 104। उसके बाद आर्टिकल 105, आर्टिकल 105 में लिखा हुआ है सांसदों का और सदन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के विशेषाधिकार। तो इसमें क्या होता है, सदन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों के विशेषाधिकार हैं, तो वो उस तरीके से क्या हो गए, सामूहिक विशेषाधिकार हो गए। और कुछ सांसदों के व्यक्तिगत विशेषाधिकार हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको दो भागों में बांटेंगे, सामूहिक विशेषाधिकार में और व्यक्तिगत विशेषाधिकार में, ठीक है। तो सामूहिक विशेषाधिकार में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के विशेषाधिकार आ जाएंगे और व्यक्तिगत विशेषाधिकार में अकेले किसके आ जाएंगे, सांसदों के व्यक्तिगत अधिकार आ जाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो संसदीय विशेषाधिकार है, इनका स्रोत क्या है, इनको शक्ति मिलती कहाँ से है, ठीक है। भाई विशेषाधिकार तो प्रदान कर दिए, पर ये इनकी पावर कहाँ से आती है, ठीक है। तो उसके लिए संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा संसद खुद अपने नियम बना लेती है, ठीक है। इसके अलावा समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने खूब सारे निर्णय दिए हैं, तो वहाँ से इनको शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो ये विशेषाधिकारों के स्रोत क्या हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो संवैधानिक प्रावधान है, संसदीय नियम है, कुछ संसदीय परंपराएं हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यायिक निर्णय है। तो ये क्या करती हैं, इनको विशेषाधिकार प्रदान करती हैं सांसदों को और सदनों को, ठीक है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले सामूहिक विशेषाधिकार। सामूहिक विशेषाधिकार का मतलब है राज्यसभा और लोकसभा दोनों के विशेषाधिकार, दोनों सदनों के विशेषाधिकार, ठीक है। तो पहला विशेषाधिकार क्या है, सदन क्या करता है, अपनी कार्रवाई, रिपोर्ट और वाद विवाद को प्रकाशित करने से मना कर सकता है, ठीक है। जैसे सदन में कोई कार्रवाई चल रही है, वाद विवाद चल रहा है, ठीक है, एक तरफ से पक्ष विपक्ष चल रहा है, तो उस दौरान जो वहाँ पे क्या बात हुई थी, क्या कार्रवाई हुई थी, वो सारी चीज़ें न्यूज़पेपर वाले छाप देते हैं कई बार, ठीक है। तो उसको प्रकाशित करने से रोकने के लिए, रोकने का क्या है, अधिकार है, किसको, दोनों सदनों को। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, अब देख रहे हो 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था, आपातकाल के बाद, मतलब 42वें संविधान संशोधन के बाद। तो ये सारी बातें कब करी गई होंगी, उससे पहले करी गई होंगी, ठीक है। आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ था, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, मीडिया की फिर स्वतंत्रता का मतलब क्या रहा, मीडिया चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, और आप अगर मीडिया को रोक रहे हो अपनी का इसको छापने प्रकाशित करने से, न्यूज़ को छापने से प्रकाशित करने से अगर रोक रहे हो, तो फिर इस मीडिया की स्वतंत्रता का मतलब क्या रहेगा, ठीक है। इसलिए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो सही सही बात है, जो अंदर कार्रवाई हुई है, तो उसको अक्सर से जो है ये छाप सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी उनको एक छूट दी गई कि आप गुप्त जो बैठक होती हैं, गुप्त मंत्रणाएं होती हैं सदनों की, उनके बारे में अखबार में नहीं छाप सकते, ठीक है। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा सदन की पूर्व अनुमति के बिना संसद की कार्रवाई की सार्थक सही रिपोर्ट को प्रकाशित करने की प्रेस की स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित किया गया, किसके द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और लेकिन सदन की गुप्त बैठक के मामले में जो है ये लागू नहीं होता है, अनुच्छेद 361 ग में, ठीक है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद में और क्या विशेषाधिकार हैं दोनों सदनों के, तो यह अपनी कार्रवाई से अतिथियों को बाहर कर सकती है, ठीक है। कुछ आवश्यक मामलों पर विचार विमर्श हेतु गुप्त बैठक कर सकती है, ठीक है। अभी हमने बात की थी आर्टिकल 104 की कि भाई कोई सदस्य नहीं है सदन का, फिर वो कार्रवाई में भाग लेता है, 500 रुपये लगते हैं। तो ऐसे जो बाहर से अतिथि आते हैं, ठीक है, या फिर एक सदन से दूसरे सदन के व्यक्ति आते हैं, ठीक है, और भी जो अतिथि आते हैं, ठीक है, तो उनको क्या कर सकती है, अपनी कार्रवाई से बाहर कर सकती है और अपनी गुप्त बैठक उनको बाहर भेज करके अपनी गुप्त मंत्रणा कर सकती है, ठीक है। ये क्या है, इसका विशेषाधिकार है। इसके अलावा संसद अपनी कार्रवाई के संचालन के कार्य प्रबंधन तथा इन मामलों में निर्णय हेतु नियम कौन बना सकती है, स्वयं बना सकती है, खुद के नियम खुद बना सकती है, ठीक है। संसद भी क्या है, उच्चतम न्यायालय की तरह माई लाइफ माई रूल, ठीक है। तो संसद का ये अधिकार है, ये विशेषाधिकार है दोनों का, सदनों को, कि भाई हम हमारे नियम हमारे हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इनका विशेषाधिकार है। इसके अलावा यह सदस्यों के साथ साथ बाहरी लोगों को इसके विशेषाधिकारों के हनन या सदन की अवमानना करने के लिए या निंदित करने के लिए चेतावनी दे सकती है या उसको दंड दे सकती है, कारावास हो सकता है, ठीक है। कारावास द्वारा दंड दे सकती है। सदस्यों के मामलों में बर्खास्त, अगर कोई सदस्य ऐसा करता है तो उसको बर्खास्त किया जा सकता है, निष्कासन किया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में यदि इसे किसी सदस्य को बंदी, निरुद्ध, अपराध सिद्धि, कारावास या मुक्ति संबंधी तात्कालिक सूचना प्राप्त करने का
अधिकार है। ठीक है, ऐसे किसी सदस्य की बंदी, निरुद्ध, अपराध सिद्धि, कारावास या मुक्ति संबंधी तात्कालिक सूचना प्राप्त करने का क्या है, अधिकार है दोनों सदनों को। ठीक है, यह जांच कर सकती है, गवाह उपस्थिति तथा संबंधित पेपर और रिकॉर्ड के लिए आदेश दे सकती है। यह भी क्या है, सदन का विशेषाधिकार है कि वह एक गवाह बुला सकती है, जांच कर सकती है किसी चीज़ के लिए, रिकॉर्ड देने के लिए क्या कर सकती है, आदेश दे सकती है। सदन परिसर में पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी कौन होता है, लोकसभा में तो लोकसभा अध्यक्ष होता है और राज्यसभा में कौन होता है, सभापति होता है। तो पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति बंदी नहीं बनाया जा सकता और ना ही कोई कानूनी कार्रवाई उन पर की जा सकती है, सिविल और आपराधिक। ठीक है, वह सदस्यों पर अगर कोई कानूनी कार्रवाई करनी है या उनको बंदी बनाना है तो पहले पीठासीन अधिकारी की अनुमति लेनी पड़ेगी। और पीठासीन अधिकारी कौन होता है, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होता है और राज्यसभा में कौन होता है, सभापति होता है। इसके अलावा न्यायालय सदन व इसकी कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये इन दोनों का क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, समझौता किया हुआ है कि भाई उच्चतम न्यायालय तो किसकी कार्रवाई में दखल नहीं करेगा, संसद की कार्रवाई में, और संसद क्या नहीं करेगी, सर्वोच्च न्यायालय के कार्य में दखल नहीं करेगी, उसके निर्णयों की आलोचना नहीं करेगी। ठीक है, तो ये आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल दोनों। तो उन दोनों में क्या है, इनका एक समझौता है, न्यायालय इनके सदन की कार्रवाई में भाग हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये क्या है, इसका विशेषाधिकार है। तो ये हमने क्या देखे, सामूहिक विशेषाधिकार। अब हम देखते हैं व्यक्तिगत अधिकार, जो सांसद है उनके व्यक्तिगत अधिकार क्या है। तो ये हम पहले बहुत बार देख चुके हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो जब संसद का सत्र चल रहा हो उसके दौरान, ठीक है, 70 से 40 दिन पहले और 70 के 40 दिन बाद तक, ठीक है, क्या नहीं कर सकते, इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता सिविल मामलों में। ठीक है, क्या नहीं किया जा सकता, इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता केवल सिविल मामलों में। तो ये क्या है, सांसदों का विशेषाधिकार है। ठीक है, 40 दिन पहले, 40 दिन बाद, 80 दिन और जब सत्र चल रहा हो उस दौरान इनको क्या नहीं कर सकते, गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, उन्हें संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है जो किसी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। संसद में किसके बारे में क्या बोला जा रहा है, गलत बोला जा रहा है, सही बोला जा रहा है, उसको लेकर के आप जो है केस नहीं कर सकते, न्यायालय में नहीं जा सकते कि उसने संसद में मेरे को गाली दी थी या संसद में उन्होंने हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए थे, ठीक है, या मानहानि करी थी। तो ये चीज़ें क्या है, वाद योग्य नहीं है, केस नहीं कर सकते आप कहाँ पर जा करके, न्यायालय में जा करके। ठीक है, कोई सदस्य संसद या इसकी किसी समिति में दिए गए वक्तव्य व मत के लिए किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, अब मंत्री जी ने जोश जोश में आकर के कुछ बोल दिया, ठीक है, तो वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए केस नहीं किया जा सकता और वो बाहर न्यायालय में जाकर के उसके ऊपर कोई गवाही नहीं देगा कि मैंने ऐसे बोला था, तो क्यों बोला था, स्पष्टीकरण दो, कोई पूछ नहीं सकता उससे बाहर आकर के कि आपने ऐसे कैसे बोला संसद में। ठीक है, तो वो अपना समिति के लिए वक्तव्य या मत देने के लिए किसी न्यायालय किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, उसके अलावा वे न्याय निर्णय सेवा से मुक्त है। ठीक है, अगर न्यायालय की कोई प्रक्रिया चल रही है, सर्वोच्च न्यायालय में कोई वाद चल रहा है, केस चल रहा है, और उस दौरान क्या है, किसी संसद के सदस्य की आवश्यकता है, उसकी गवाही की आवश्यकता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, वो बाध्य नहीं है, उसको सर्वोच्च न्यायालय नहीं बुला सकते। क्या कहे, न्याय निर्णय से मुक्त है। इसका मतलब क्या है, संसद के सत्र के समय सदस्य न्यायालय में लंबित मुकदमे में प्रमाण प्रस्तुत करने, मतलब सबूत देने, गवाही देने या उपस्थित होने के लिए मना कर सकता है, उसके लिए बाध्य नहीं है। तो ये क्या है, 3 विशेषाधिकार है किसके, सांसदों के। इससे पहले हमने देखे थे सामूहिक विशेषाधिकार, उसके बाद हमने देखे थे व्यक्तिगत विशेषाधिकार। ठीक है, तो ये आपसे कथनों के रूप में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 106, अनुच्छेद 106। इसमें क्या लिखा हुआ है, संसद सदस्यों के वेतन भत्ते। तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, संसद सदस्यों के वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है, संसद निर्धारित करती है। ठीक है, संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। संविधान में सांसदों की पेंशन का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, ये संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। उसके बाद में संसद ने वर्ष 2018 में सदस्यों का वेतन 50,000 से बढ़ाकर के 1 लाख रुपए कर दिया गया तथा पेंशन को 20,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 25,000। ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, लेकिन जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अनुच्छेद 107, 107 में लिखा हुआ है साधारण विधेयक। इसको कैसे याद करोगे, देखो ऐसे लिखते हैं 7। ठीक है, तो 7 से 7 और 7 से क्या है, साधारण विधेयक। ठीक है, तो साधारण विधेयक के बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 107 में। तो आर्टिकल 107 में हम क्या पढ़ेंगे, साधारण विधेयक के बारे में पढ़ेंगे। विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता है, सरकारी और निजी विधेयक। जब हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे
तो मैंने आपको समझाया था कि सरकारी विधेयक क्या होता है और निजी विधेयक क्या होता है। सरकारी विधेयक जैसे मंत्री मंडल और मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो जो मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है, वो जो मंत्री परिषद होती है उसी को सामान्य भाषा में हम क्या बोलते हैं? सरकार बोलते हैं। मोदी जी की सरकार आ गई तो मतलब मोदी जी की मंत्री परिषद है, और मंत्री परिषद की सलाह से कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और समस्त कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। राष्ट्रपति के नाम से होते हैं सारे कार्य। और राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है। और मंत्री परिषद जो है वो उसका हेड कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो सामान्यतः जो मंत्री परिषद में जो मंत्री होते हैं उसी को क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। तो मंत्री अगर कोई विधेयक प्रस्तुत करता है, कोई विधेयक लेकर के आता है, तो उसको क्या कहते हैं? सरकारी विधेयक कह देते हैं, ठीक है। अगर कोई अन्य सांसद है, ठीक है, वो अगर कोई विधेयक प्रस्तुत करता है तो उसको क्या कहते हैं? निजी विधेयक कह देते हैं, ठीक है। तो सरकारी विधेयक और निजी विधेयक समझ में आ गया। सरकारी विधेयक तो मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। इसके अलावा जो निजी विधेयक है वो सांसद जो मंत्री नहीं है उसके द्वारा पेश किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रक्रिया की, ठीक है। तो किसी विधेयक को प्रस्तुत करने के संदर्भ में ये किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ठीक है। साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन धन विधेयक किस में पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में। वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ये सरकारी और निजी दोनों प्रकार का हो सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। विधेयक को तीन चरणों में पारित किया जाता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण, ठीक है। प्रथम चरण जो होता है उसमें इसका परिचय दिया जाता है, शीर्षक बताया जाता है कि भाई इस बारे में जो हम विधेयक लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। द्वितीय चरण होता है उसमें 3 पठन होते हैं, ठीक है। हम आगे देखते हैं। तो प्रथम चरण की अगर हम बात करें, साधारण विधेयक कितने चरणों में पारित किया जाता है? 3 चरणों में। तो प्रथम चरण की अगर हम बात करें तो प्रथम चरण इसमें सामान्य परिचय दिया जाता है कि भाई ये किसके बारे में, इसका शीर्षक क्या होगा, ये विधेयक क्यों पेश कर रहे हैं हम, ठीक है। तो वो सामान्य परिचय वो दिया जाता है विधेयक का, ठीक है। इस समय विधेयक पर कोई चर्चा भी नहीं होती है और ना ही कोई इसमें संशोधन होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये गजट में प्रकाशित हो चुका होता है तो इसे क्या मान लिया जाता है? इसको प्रथम पठन मान लिया जाता है, ठीक है। गजट का मतलब होता है सरकारी समाचार पत्र। जैसे कोई व्यक्ति की विज्ञप्ति होती है, नोटिफिकेशन होता है, वो किस में प्रकाशित होता है? गजट में प्रकाशित होता है। ये एक तरीके से क्या है? सरकार का समाचार पत्र है, ठीक है। उसके बाद में द्वितीय चरण, प्रथम चरण में तो क्या होता है? साधारण विधेयक का सामान्य परिचय दिया जाता है, ठीक है। और द्वितीय चरण में क्या होता है? इस चरण के 3 उपचरण होते हैं। इसमें प्रथम तो होता है सामान्य चर्चा, दूसरा होता है समिति स्तर, और तीसरा होता है वो संशोधन स्तर, ठीक है। तो सामान्य चर्चा में क्या होता है कि भाई ये चर्चा करते हैं कि भाई क्या करें, भाई इस विधेयक पर आज चर्चा करें या नहीं करें, ठीक है। या फिर कोई और दिन देख लें, या फिर एक काम करते हैं इसको प्रवर समिति को सौंप देते हैं, ठीक है। फिर कोई बोलता है नहीं आज संयुक्त समिति को सौंप दो। फिर कोई लोग कहते हैं यार नहीं ऐसा मत करो, आप एक काम करो, जनता की राय जानने के लिए इसको अखबार में प्रकाशित करा दो कि जनता इसके बारे में क्या सोचती है। तो ऐसी जो सामान्य बातें होती हैं ये प्रथम चरण में होती हैं, सामान्य चर्चा होती है। द्वितीय चरण में सामान्य चर्चा होती है विधेयक के बारे में, भाई करें क्या इसका, ठीक है। तो विधेयक पर तत्काल चर्चा नहीं की जाती है, अन्य दिन निर्धारित किया जाए, या फिर विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे या संयुक्त समिति को सौंपा जाए, या फिर जनता की राय जानने के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाए। ऐसी बातें कब होती हैं? सामान्य चर्चा में। उसके बाद क्या होता है? समिति स्तर। उसके बाद क्या कर दिया जाता है? इसको विधेयक को खंडों में, छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया जाता है कि ये टॉपिक पे आप बात करोगे, इस टॉपिक पे आप बात करोगे, ठीक है। उस तरीके से फिर प्रत्येक खंड पर विस्तार से चर्चा होती है और उसमें क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है, ठीक है। टुकड़ों में बांट लेते हैं भाई, जैसे एक किताब में कोई 10 चैप्टर हैं तो एक एक चैप्टर सबको दे दिया, उसमें कोई संशोधन हो, कोई नई बात ऐड करनी हो, कुछ हटाना हो तो आप बता दो, ठीक है। तो खंडों में बांट करके उसको क्या करते हैं? उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं और संशोधन करते हैं। उसके बाद होता है विचार विमर्श स्तर, ठीक है। उसमें क्या होता है? प्रत्येक खंड पर विस्तार से चर्चा की जाती है, सदन यथावश्यक संशोधन करता है, ठीक है। प्रत्येक भाग को सदन मतदान द्वारा पारित करता है, अलग अलग भाग, भाई प्रत्येक खंड पे चर्चा होती है विस्तार से, और फिर प्रत्येक खंड पे अलग से मतदान होता है कि भाई इस खंड को इस तरीके से ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ये संशोधन कर रहे हैं, तो इस पर मतदान कर करके उसको क्या कर दिया जाता है? पारित कर दिया जाता है। ये हो गया दूसरा चरण, ठीक है। प्रथम चरण में सामान्य परिचय दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद द्वितीय चरण के 3 उपचरण होते हैं। पहले में सामान्य चर्चा होती है कि भाई क्या करें, आज चर्चा करें या फिर कभी और करें, ठीक है। या फिर इसको प्रवर समिति को सौंप दें या संयुक्त समिति को सौंपें, ठीक है। या फिर
जनता की राय जानने के लिए अखबार में दे दे तो सामान्य चर्चा होती है। फिर होता है समिति स्तर, खंडों में बांट लिया जाता है, विस्तार से चर्चा होती है। फिर विचार विमर्श स्तर होता है, उसमें इसको अलग अलग संशोधन करके प्रत्येक खंड को मतदान के द्वारा पारित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है तृतीय चरण। ठीक है, तृतीय चरण में क्या होता है, पूरे खंडों को अलग अलग आपने पारित किया था मतदान करके, उन सबको एक जगह कर लेते हैं। ठीक है, समग्र विधेयक पर चर्चा की जाती है। फिर लास्ट में पक्ष विपक्ष रखते हैं अपना, लेकिन इस समय पर इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। कोई व्याकरणिक अशुद्धियाँ होती हैं उसको दूर किया जा सकता है। कोई टाइपिंग त्रुटि हो गई या गलत छप गया तो उसको आप दूर कर सकते हो, कोई संशोधन नहीं कर सकते, क्योंकि संशोधन के लिए मतदान पहले ही हो चुका है। ठीक है, तो अब विधेयक में संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन व्याकरण की अशुद्धियाँ दूर की जा सकती हैं, मतदान कर विधेयक को पारित किया जाता है। ठीक है, ये क्या हो गए, साधारण विधेयक के 3 चरण हो गए। पहले सदन में पारित होने के बाद विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है। ठीक है, दूसरे सदन में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसके बाद दूसरा सदन अधिकतम 6 माह तक किसी विधेयक को रोक सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि अधिकतम कितने माह तक रोक सकता है। ठीक है, यदि दूसरा सदन विधेयक को संशोधित रूप में पारित करता है तो विधेयक को पुनः पहले सदन में भेजा जाता है। ठीक है, दोनों सदनों के द्वारा विधेयक एक ही रूप में पारित होना चाहिए, कोई संशोधन अलग अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों सदनों में पारित होने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेज दिया जाता है। जैसे राष्ट्रपति इस पर साइन करता है, विधेयक जो है अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो यह है साधारण विधेयक की प्रक्रिया। कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 107 में। ठीक है, तो यह आपको याद रहेगा साधारण विधेयक की प्रक्रिया क्या है, कितने चरण होते हैं, उसमें कितने पठन होते हैं। ठीक है, किस किस तरीके से उसको पारित किया जाता है। तो ये हमने क्या देखा है, आर्टिकल 107। आर्टिकल 107 में क्या लिखा हुआ है, साधारण विधेयक। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 108 की। अनुच्छेद 108 हम पहले भी बहुत बार देख चुके हैं। अनुच्छेद 108 में किसका प्रावधान है, संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। ठीक है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। देखो, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ये जब मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था तब भी बताई थी। उसके बाद में मैंने आपको लोकसभा अध्यक्ष पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताओगे कि आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, यह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि कौन जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो मान लो संयुक्त बैठक बुलाई कब जाती है, संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है, जैसे दोनों सदनों में गत्यावरोध हो, विरोधाभास हो, टकराव हो। ठीक है, और विधेयक पारित नहीं हो रहा हो तो राष्ट्रपति क्या करता है, दोनों सदनों को एक साथ बिठाता है और उस विधेयक को क्या करवा लेता है, पारित करवा लेता है। और राष्ट्रपति किसकी सहायता से कार्य करता है, मंत्रिपरिषद की सहायता से। और मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, एक तरीके से कौन बुला रहा है संयुक्त अधिवेशन, कौन बुला रहा है, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन 108 में है, बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है। कब बुलाता है, जब दोनों में टकराव हो, गत्यावरोध हो। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। और संयुक्त अधिवेशन में नियम और जो कार्रवाइयाँ हैं वो कौन सी लागू होती हैं, लोकसभा वाली लागू होते हैं। ठीक है, अब तक कितनी बार बुलाया गया है, 3 बार बुलाया गया है। ठीक है, तो अब लोकसभा, अब देखते हैं संयुक्त बैठक। ठीक है, यदि एक सदन विधेयक को पारित कर दे और दूसरा सदन विधेयक को पारित ना करे, अर्थात दोनों में क्या है, टकराव की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या बुलाएगा, संयुक्त बैठक बुलाएगा। ठीक है, ये हमने देख लिया। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा अध्यक्षता इसकी। ठीक है, अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उसके कार्यों का निर्वहन कौन करता है, लोकसभा उपाध्यक्ष करता है। ठीक है, अगर मान लो लोकसभा उपाध्यक्ष भी नहीं है तो कौन करेगा, राज्यसभा का उपसभापति करेगा। और अगर ये भी नहीं है, राज्यसभा का उपसभापति भी नहीं है, तो सदस्य स्वयं में से किसी एक को क्या कर लेंगे, अध्यक्षता के लिए चुन लेंगे। ठीक है, तो लोक संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये देख लिया। उसके बाद संयुक्त बैठक में लोकसभा के नियमों और प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, ये भी हमने देख लिया। केवल साधारण विधेयक व वित्त विधेयक के मामलों में ही संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। देखो, संयुक्त बैठक कब बुलाई जा सकती है और कब नहीं बुलाई जा सकती है। ठीक है, तो केवल साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के मामलों में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर जो है संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। क्योंकि अगर मान लो उस पर भी संयुक्त बैठक बुलाई जाए तो क्या करेंगे, प्रधानमंत्री तो मन में आए वो संशोधन कर देगा। ठीक है, क्योंकि
राष्ट्रपति उसी की बात मानता है, राष्ट्रपति उसकी बात मान करके संयुक्त बैठक बुलाता है और संयुक्त बैठक में बहुमत किसका होता है? लोकसभा का होता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेंगे? विधेयक को पारित कर देंगे, कुछ भी संविधान संशोधन कर देंगे। ठीक है, धन विधेयक पारित हो जाए तो भारत की संचित निधि से जब चाहे जब धन निकाल लेंगे। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त बैठक कब बुलाई जा सकती है और कब नहीं बुलाई जा सकती है। तो कब बुलाई जा सकती है? केवल साधारण विधेयक पर और वित्त विधेयक पर बुलाई जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा कब नहीं बुलाई जा सकती? तो धन विधेयक पर और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक जो है नहीं बुलाई जा सकती। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, आपसे कथन में पूछा जा सकता है और ये पहले कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए कि संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है और कब नहीं बुलाई जाती है। दोनों चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, अगर थोड़ा सा प्रश्न हार्ड आएगा या थोड़ा सा प्रश्न को घुमाने का प्रयास करेगा तो आपसे ऐसे प्रश्न ही पूछे जाएंगे। ठीक है, अब तक 3 बार बुलाई गई है, ये फैक्चुअल जानकारी है और ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम में पूछी जाती है कई बार। ठीक है, अभी तक संयुक्त बैठक कितनी बार बुलाई गई है? 3 बार बुलाई गई है। कब कब? एक तो 1962 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पर, फिर 1978 में बैंक सेवा आयोग। ठीक है, 2002 में आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2000 निवारक अधिनियम 2002 में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? 3 बार बुलाई गई है, 1962 में, 1978 में और 2002 में। 1962 में कब बुलाई गई थी? दहेज प्रतिषेध अधिनियम। ठीक है, और 1978 में कब बुलाई गई थी? बैंक सेवा आयोग। ठीक है, और 2002 में कब बुलाई गई थी? आतंकवाद निवारक अधिनियम में बुलाई गई थी। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे धन विधेयक की। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे? धन विधेयक की। इससे पहले हमने किसकी बात की थी? साधारण विधेयक की। ठीक है, तो धन विधेयक जो है एक उसका 2 अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 110 में तो अनुच्छेद धन विधेयक की क्या है? परिभाषा है कि धन विधेयक कहेंगे किसे, उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए। ठीक है, वो कहाँ पर है? आर्टिकल 110 में दी गई है। और आर्टिकल 109 में दी गई है धन विधेयक की प्रक्रिया, कि वह धन विधेयक को पारित कैसे करेंगे। ठीक है, कहाँ पारित किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहाँ देखेंगे हम? आर्टिकल 109 में। इसलिए हम पहले आर्टिकल 107 पढ़ रहे हैं, 110 पढ़ रहे हैं, सॉरी, कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं? 110, ताकि आपको ये पता चले कि धन विधेयक होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये, कि आर्टिकल 110 में क्या दिया गया है? धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो धन विधेयक कब कहलाएगा? जब किसी कर का अधिरोपण करना हो, उत्साधन करना हो, परिवर्तन करना हो, या परिहार या फिर विनियमन करना हो। ठीक है, जब सरकार कोई नया कर लगाती है, उसमें परिवर्तन करती है, कर को कम करती है या कर को घटाती है, टैक्स को कम करना बढ़ाना हो, ऐसा कोई विधेयक लेकर के आए। ठीक है, उसमें ये शामिल हो, कर को घटाना बढ़ाना कम करना। ठीक है, उसमें परिवर्तन करना, तो क्या होगा? किस में आएगा? वो आएगा धन विधेयक में। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, ऋण। अगर केंद्र सरकार द्वारा उधार लिया गया है किसी से धन, ठीक है, या फिर धन का विनियमन किया गया है, तो वो भी किस में आएगा? धन विधेयक में आएगा। ठीक है, उसके बाद में भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, ऐसी निधि में धन जमा करना या उससे निकालना, वो भी किस में आएगा? धन विधेयक की परिभाषा में शामिल होगा। ठीक है, इसके अलावा भारत की संचित निधि से धन निकालना, ये भी क्या होगा? धन विधेयक में शामिल होगा। भारत की संचित निधि पर किसी व्यय को भारित घोषित करना या इस प्रकार के किसी व्यय की राशि में वृद्धि करना, कमी करना। ठीक है, जहाँ संचित निधि का नाम आ जाए वहाँ क्या है? धन विधेयक है। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। तो उसके बाद में भारत की संचित निधि, लोक लेखा निधि में किसी प्रकार के धन की प्राप्ति करना, अभिरक्षा पर व्यय करना, केंद्र व राज्य की निधियों का लेखा परीक्षण, ये सब किस में आता है? धन विधेयक में आता है। ठीक है, उपयुक्त से संबंधित अन्य कोई प्रावधान, अगर इनसे संबंधित कोई और प्रावधान भी है तो वो किस में शामिल हो जाएगा? धन विधेयक में उसको शामिल किया जाएगा। जब हम आगे वित्त विधेयक पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वित्त विधेयक किसे कहते हैं और धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है। ठीक है, यदि किसी विधेयक में उपयुक्त में से कोई प्रावधान हो तथा इसमें कोई अन्य प्रावधान न हो तो इसे धन विधेयक कहते हैं। केवल ये जो 6 प्रावधान हमने पढ़े हैं, केवल ये 6 प्रावधान ही अगर उसके अंदर हैं, किसी विधेयक में है, तो उसको क्या कहा जाएगा? धन विधेयक कहा जाएगा। ठीक है, ये हमने देख लिया धन विधेयक की परिभाषा। अब हम देखेंगे धन विधेयक की प्रक्रिया। अगर धन विधेयक की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो धन विधेयक की प्रक्रिया कहाँ वर्णित है? अनुच्छेद 109 में।
ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 109 में क्या लिखा हुआ है, धन विधेयक की प्रक्रिया लिखी हुई है। ठीक है, तो धन विधेयक की अगर हम बात करें तो जब मैंने आपको लोकसभा अध्यक्ष पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि कौन विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा, इसका निर्धारण कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, और उसका निर्णय क्या होता है, अंतिम होता है। ठीक है, और लोकसभा लोकप्रिय सदन है। ठीक है, लोकसभा में डायरेक्ट प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं जनता के द्वारा। ठीक है, इसलिए और लोकसभा में ही क्या किया जाता है, धन विधेयक को केवल प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जब मैंने आपको पढ़ाया था लोकसभा की विशेष शक्तियां, तो मैंने आपको उसमें लिखवाया था कि धन विधेयक केवल किसमें पेश किया जा सकता है, लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो धन विधेयक की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। ठीक है, ठीक है, दूसरा, धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने आपको कई बार बताया है, आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, और निर्णय क्या होता है, अंतिम होता है। ठीक है, तो धन विधेयक के बारे में कथन के रूप में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद में राज्यसभा धन विधेयक को नकार नहीं सकती, उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, राज्यसभा के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो धन विधेयक में संशोधन करे या फिर उसको नकार दे। ठीक है, या फिर उसको ज़्यादा समय तक रोके, वो केवल 14 दिन तक क्या कर सकती है, धन विधेयक को रोक सकती है। इससे अलावा वो सुझाव दे सकती है लोकसभा को कि भाई आप इसमें ये परिवर्तन कर लो या फिर ये चेंज कर लो, और लोकसभा उसके मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो ठीक है, उसको मानने नहीं मानने लोकसभा की मर्जी है। ठीक है, तो राज्यसभा को विशेष अधिकार कुछ दिए गए नहीं है किस पर, धन विधेयक पर। ठीक है, तो राज्यसभा क्या कर सकते हैं, धन विधेयक को नकार या संशोधित नहीं कर सकती है, वह केवल इसे 14 दिनों के लिए रोक सकती है। ठीक है, राज्यसभा धन विधेयक पर सुझाव दे सकती है, किंतु लोकसभा किसी या सभी सुझावों को नकार सकती है या फिर बाध्यकारी नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया था कि लोकसभा राज्यसभा के जो सुझाव उनको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से तो पेश किया जाता है किसको, धन विधेयक को, और राष्ट्रपति जो है धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था तब हमने देखा था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है, लेकिन वो एक बार क्या कर सकता है, उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यह प्रावधान कब जोड़ा गया था, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। लेकिन वहाँ हमने नोट लगा करके लिखा था कि लेकिन राष्ट्रपति जो है धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, इतना याद रहेगा। उसके बाद धन विधेयक सरकारी विधेयक होता है, ये तो आपको पता ही है भाई, धन विधेयक है तो मंत्री पेश करेगा, निजी विधेयक सांसद क्यों करेगा। ठीक है, उसके बाद में अब देखिए धन विधेयक पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ेंगे वित्त विधेयक। सभी वित्त विधेयक जो है, सभी धन विधेयक क्या होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। ठीक है, तो आर्टिकल 110 में हमने क्या पढ़ा था, आर्टिकल 110 में हमने पढ़ा था धन विधेयक की परिभाषा। ठीक है, वह धन विधेयक क्या होता है, ठीक है, धन विधेयक में क्या क्या शामिल होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 117(1), इसमें क्या है, वित्त विधेयक। अनुच्छेद 117 में 1 में क्या है, वित्त विधेयक है, और अनुच्छेद 117(3) में भी क्या है, वित्त विधेयक है। अब धन विधेयक और वित्त विधेयक 117(1) और वित्त विधेयक 117(3), इन तीनों में अंतर क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 110 की, धन विधेयक की। यदि किसी विधेयक में केवल, ठीक है, केवल लगा हुआ है, केवल अनुच्छेद 110 के प्रावधान, अभी हमने जब आर्टिकल 110 पढ़ा था तो उसमें 6 प्रावधान पढ़े थे। ठीक है, अगर केवल वो 6 प्रावधान ही शामिल है तो वो क्या कहलाएगा, उस धन विधेयक कहलाएगा, उसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रावधान नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, धन विधेयक हो जाएगा। अब 117 के अधीन वित्त विधेयक क्या होगा, अनुच्छेद 117(1) जो वित्त विधेयक है उसमें क्या क्या शामिल होगा, तो यदि किसी विधेयक में अनुच्छेद 110 के प्रावधान के साथ साथ अन्य प्रावधान भी शामिल हो, मतलब 110 में जो प्रावधान लिखे गए हैं वो प्रावधान तो शामिल है ही, उसके अलावा भी कुछ प्रावधान शामिल है, तो कौन से में आएगा, वित्त विधेयक 117(1) में। ठीक है, उसके अलावा वित्त विधेयक 117(3) में क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी विधेयक में अनुच्छेद 110 का कोई प्रावधान नहीं हो, ठीक है, किंतु संचित निधि से संबंधित अन्य कोई प्रावधान हो, भाई 110 से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी संचित निधि से संबंधित कोई ना कोई प्रावधान है, मतलब पैसे निकालने लेने देने की बात चल रही है,
तो वो क्या कहलाएगा, वित्त विधेयक कहलाएगा 117(3) के तहत। तो 110 और 117(1) और 117(3) ये तीनों में अंतर समझ में आ गया, ठीक है, इनकी परिभाषा समझ में आ गई। अब हम देखेंगे इनमें और अंतर क्या होता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 110 में जो धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, वो जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है, ये तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। उसी प्रकार से जो आर्टिकल 117(1) के तहत वित्त विधेयक है वो भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। लेकिन वित्त विधेयक 117(3) के अंतर्गत जो वित्त विधेयक है वो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जाम में कथन देकर के आपसे पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है कि 117(3) के तहत राष्ट्रपति की आवश्यकता, अनुमति की आवश्यकता नहीं है। दूसरा अंतर देख लिया। अब तीसरा अंतर देखते हैं। धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ठीक है। और जो वित्त विधेयक 117(3) है, 1 है, वो भी केवल किस में पेश किया जा सकता है, लोकसभा में पेश किया जा सकता है। लेकिन जो वित्त विधेयक 117(3) है वो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ठीक है। अंतर समझ में आ गया। उसके बाद अगला अंतर है, लोकसभा अध्यक्ष को इसे प्रमाणित करना पड़ता है। कब कब प्रमाणित करना पड़ता है, जो धन विधेयक है उसको लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित करना पड़ता है। कब कब प्रमाणित करना पड़ता है, 2 बार प्रमाणित करना पड़ता है। कब, जब एक बार तो राज्यसभा को भेजते हैं धन विधेयक को, तब वो प्रमाणित करता है। दूसरा, जब राष्ट्रपति को भेजते हैं तब भी क्या करता है, प्रमाणित करता है। कौन, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद ये जो विधेयक है लोकसभा में पेश, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लोकसभा में पेश कर दिया आर्टिकल 117(1) को, उसके बाद इसको केवल साधारण विधेयक की तरह पेश किया जाता है 117(1) को, ठीक है। ये 117(3) में क्या है, किंतु राष्ट्रपति की अनुशंसा के बाद सदन इस पर चर्चा कर सकता है, ठीक है। आगे देखिए, ये तो हमने देख लिया, राष्ट्रपति को भेजते समय ये साधारण विधेयक की तरह पारित किया जाता है। राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, ये हमने देख लिया था धन विधेयक को। राष्ट्रपति से पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ये दोनों में अंतर है। 117 आर्टिकल 110 और आर्टिकल 117(1) के में क्या है, अंतर है, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा है, धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर देखा है। धन विधेयक 110 के अंतर्गत है, वित्त विधेयक किसमें, 117(1) में, और वित्त विधेयक 117(3) में, ठीक है। तो सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। अंतर अपन ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। तो ये कथन एग्जाम में आपसे दिया जा सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सभी धन विधेयक क्या होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन किंतु सभी वित्त विधेयक क्या नहीं होते, धन विधेयक नहीं होते, ठीक है। तो ये हमने क्या देख लिया, आर्टिकल 110 को देख लिया। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 111 को, ठीक है। अनुच्छेद 111 में क्या लिखा हुआ है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था जब राष्ट्रपति पढ़ाया था। अनुच्छेद 111 देखो, 1 3 बार 1 है, इसलिए क्या है, 3 शक्तियां हैं राष्ट्रपति की इसमें, ठीक है। अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है सहमति के लिए, ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास 3 पावर है कि वो सहमति दे, सहमति ना दे, ठीक है, और उसे पुनर्विचार के लिए लौटा दे। ये कहाँ लिखा हुआ है, अनुच्छेद 111 में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके पास, राष्ट्रपति के पास क्या होते हैं, 3 विकल्प होते हैं किसी भी विधेयक पर, सहमति दे, सहमति को रोक ले, या पुनर्विचार के लिए वापस भेजना, ठीक है। लेकिन धन विधेयक को नहीं भेज सकता, ठीक है। ये हमने क्या देखा है, आर्टिकल 111। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 में लिखा है वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, जिसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। जबकि संविधान में कहीं भी बजट का उल्लेख नहीं किया गया है। बजट शब्द जो है संविधान में क्या लिखा है, वार्षिक वित्तीय विवरण, क्या लिखा हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है। बजट जो है अपन आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, बजट का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला, ठीक है। तो बजट किस प्रकार से पेश किया जाता है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वित्त मंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति की ओर से बजट पेश करता है, ठीक है। सदन में बजट को रखता है राष्ट्रपति की ओर से, ठीक है। वित्त मंत्री रखता है बजट को सदन में, ठीक है, सदन के समक्ष रखता है। उसके बाद में इस बजट को जो विभागीय समितियां होती हैं, कितनी विभागीय समितियां होती हैं, टोटल 24 विभागीय समितियां होती हैं, उन सभी को क्या कर दिया जाता है, विभागीय समितियों को सौंप दिया जाता है बजट को, ठीक है। विभागीय समिति को सौंपने के बाद में 2 चीजें होती हैं, देखो 2 चीजें कौन सी होती हैं, एक तो होती है सरकार। सरकार क्या होती है मैंने आपको समझा दिया था, एक होता है विपक्ष, ठीक है।
तो जैसे बजट पेश किया जाता है उसके बाद विभागीय समिति को सौंप दिया जाता है। फिर देखो सरकार तो क्या करती है, वो तो अपने अनुदान की मांगे पेश करती है, ठीक है। और जो विपक्ष होता है वो क्या करता है, कटौती प्रस्ताव लेकर के आता है, ठीक है। इतना समझ में आया कि सबसे पहले क्या होता है, बजट को पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति की ओर से। फिर इसको 24 विभागीय समितियों को सौंप दिया जाता है। अभी हम आगे समितियां पढ़ेंगे, ठीक है, स्थायी समितियां, अस्थायी समितियां, समितियां कितने प्रकार की होती हैं, वो आगे लास्ट टॉपिक जो है वो अपना वही है, ठीक है। तो हम देखेंगे कितने प्रकार की समितियां होती हैं। तो 24 विभागीय समितियां होती हैं, उनको सौंप दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में सरकार तो क्या करती है, अनुदान की मांगे पेश करती है, ठीक है। उसके और विपक्ष क्या करता है, कटौती प्रस्ताव लेकर के आता है, ठीक है। कटौती प्रस्ताव में नीतिगत कटौती लेकर के आता है, ठीक है। मितव्ययता कटौती और सांकेतिक कटौती। नीतिगत कटौती लाता है, इसमें 1 रुपये रख दिया जाता है, ठीक है। मितव्ययता कटौती लेकर के आते हैं, वह फिजूल खर्ची जो फालतू का खर्चा करती है सरकार, उसका विरोध करते हैं, ठीक है, उसकी आलोचना करते हैं। सांकेतिक कटौती, वह इस पूरे बजट को हटा करके 100 रुपये सांकेतिक रूप से इसको काट दिया जाए, ठीक है। तो ये कौन लेकर के आता है, विपक्ष लेकर के आता है। अगर ये कटौती प्रस्ताव पारित हो जाते हैं तो सरकार को क्या देना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि सरकार बहुमत में होती है, तो ये प्रस्ताव जो है पारित होते ही नहीं है। लेकिन इनका एक फायदा होता है, ये जो कटौती प्रस्ताव लेकर के आता है विपक्ष, इससे फायदा ये होता है कि जो बजट है उस पर विस्तार से चर्चा हो जाती है, ठीक है, जो कि लोकतंत्र की एक अद्वितीय विशेषता है। लोकतंत्र यही तो है, ठीक है। तो लोकतंत्र के जो सभी को विपक्ष जो है वो सब विपक्ष जो है सरकार की आलोचना करता है, सरकार के जो है उसको तानाशाही बनने से रोकता है। अगर विपक्ष नहीं हो तो सरकार तानाशाही की तरह व्यवहार कर सकती है, ठीक है। और जो विपक्ष है वो अपने तरफ से भी एक खाका तैयार करके दे सकता है बजट का, कि भाई आप जो है इस तरीके से बजट को पेश करो, वो अपने विचार रख सकता है विपक्ष, ठीक है। लेकिन चूंकि विपक्ष बहुमत में नहीं होता है, विपक्षी दल के लिए कितने चाहिए, 10% सीटें चाहिए होती है, ठीक है। तो विपक्ष बहुमत में नहीं होता है, इस वजह से क्या नहीं होता है, ये जो है प्रस्ताव पारित नहीं होते हैं। इसलिए सरकार को क्या देने की आवश्यकता नहीं है, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब जब 24 विभागीय समितियों को सौंप दिया जाता है बजट, सरकार क्या करती है, अनुदान की मांगे पेश करती है, विपक्ष क्या लाता है, कटौती प्रस्ताव लाता है, ठीक है। इतना होने के बाद में क्या होता है, अनुदान की मांगे पारित कर दी जाती हैं, ठीक है। जिस चीज़ को जितना अनुदान चाहिए वो मांगे पारित की जाती हैं। उसके बाद में क्या होता है, विनियोग विधेयक, बस संचित निधि से पैसा निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित किया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट पैसा नहीं निकलता संचित निधि पर, उस पर संसद जो है वो काल या नाग की तरह बैठी रहती है, ठीक है। और जो भी पैसा निकालने जाता है संसद उसको डस लेती है, उसको पूछती है भाई किस कारण से पैसे चाहिए, कहाँ खर्च होंगे, क्या कारण है, सब चीज़ें पूछना पड़ती है। उसके बाद वो विनियोग विधेयक पारित करते हैं, उसके बाद पैसे निकलते हैं, ठीक है। तो जैसे अनुदान की मांगे पारित कर दी जाती हैं उसके बाद विनियोग विधेयक पेश किया जाता है। विनियोग विधेयक में मैंने, ठीक है, संचित निधि पर भारित वेतन और संचित निधि पर भारित वेतन जो नहीं होते हैं, ठीक है, 2 तरीके के वेतन होते हैं। एक तो संचित निधि पर भारित होते हैं और एक संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं। जब मैंने आपको महत्वपूर्ण आयोग पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, ये इनके जो वेतन होते हैं, संघ लोक सेवा आयोग है, इनके वेतन संचित निधि पर भारित होते हैं। और संचित निधि पर भारित होने का मतलब मैंने आपको समझाया था कि भाई बजट पेश करते समय इन पर जो है केवल बहस हो सकती है, चर्चा हो सकती है, लेकिन मतदान नहीं हो सकता। मतलब अलाभकारी परिवर्तन ये नहीं कर सकते, उसमें कटौती नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो वे संचित निधि पर भारित होते हैं उन पर लोकसभा में केवल चर्चा हो सकती है, मतदान नहीं हो सकता, मतलब कमी नहीं हो सकती, ठीक है। और जो विधेयक जो खर्चे किस पर निर्धारित होते हैं, संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं, उनमें क्या होता है, मतदान द्वारा मतदान होता है संसद में और उसको कम और ज़्यादा किया जा सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया बजट पेश करने की प्रक्रिया, ठीक है। उसके बाद में संविधान में बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, ये मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। तो बजट पेश करने के बाद में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 113, ठीक है। आर्टिकल 113 में क्या लिखा हुआ है, अनुदान की मांगे, ठीक है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 113, ठीक है। अनुच्छेद 113 में क्या लिखा हुआ है, अनुदान की मांगे, ठीक है। तो अनुदान की मांगों की अगर हम बात करें तो इससे पहले मैंने आपको जब बजट पढ़ रहे थे, अभी देखो बजट देखो हमने देखा था, तो देखो मैंने बताया था कि वित्त मंत्री राष्ट्रपति की ओर से बजट पेश करता है
उसके बाद में 24 विभागीय समितियों को सौंप दिया जाता है। और सरकार क्या करती है, अनुदान की मांगे पेश करती है और विपक्ष कहलाता है कटौती प्रस्ताव लेकर के आता है। अब ये कटौती प्रस्ताव नीतिगत कटौती, मितव्ययता कटौती और सांकेतिक कटौती क्या होते हैं, ठीक है, उसको डिटेल से हम देखेंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 113 में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीतिगत कटौती। नीतिगत कटौती क्या होती है, ठीक है। तो सरकार द्वारा मांग की संपूर्ण आर्थिक नीति के प्रति असहमति को दर्शाता है तथा अनुदान की मांग को कम करके 1 रुपये कर दिया जाता है। सदस्य वैकल्पिक नीति भी पेश कर सकते हैं। सरकार, जो विपक्ष होता है वो ये कहता है कि सरकार की जो नीति है, आर्थिक नीति है, वो सही नहीं है और जो अनुदान की मांगे हैं, जो ये मांग रहे हैं, इनको इतना रुपया तो क्या, बिल्कुल भी 1 रुपया देना चाहिए इनको, ठीक है। तो नीतिगत कटौती के अंतर्गत क्या किया जाता है, जो आर्थिक नीति है उससे असहमति दर्शाई जाती है और ये कहते हैं कि इसके लिए तो 1 रुपया पारित किया जाना चाहिए जिस हिसाब से आप कर रहे हो, ठीक है। और वैकल्पिक नीति भी पेश कर सकती है कि अपने हिसाब से वो अपनी नीति भी पेश करके बता सकती है कि आपको इस तरीके से जो है खर्च करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है मितव्ययता कटौती। जैसे नीतिगत कटौती में फिक्स रुपये बताया ना, 1 रुपये कर देना चाहिए, ऐसे मितव्ययता कटौती में रुपये फिक्स नहीं है, लेकिन जो सरकार फालतू खर्चे करती है, ठीक है, जो बजट के फिजूल खर्चे हैं उनकी आलोचना की जाती है, ठीक है। और सरकार जो है, विपक्ष के द्वारा बजट के फिजूल खर्चों को उजागर किया जाता है तथा मितव्ययता पर बल दिया जाता है। इसमें कटौती की राशि निश्चित नहीं है, ठीक है, यह विपक्ष निर्धारित करता है, ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या है, कटौती, जो मितव्ययता कटौती है उसमें कटौती की राशि जो है वो निश्चित नहीं है। उसके बाद बात करते हैं सांकेतिक कटौती की। तो सांकेतिक कटौती जो है, इसमें सरकार की योजना विशेष की आलोचना की जाती है, उसमें 100 रुपये करने की मांग की जाती है, ठीक है। सांकेतिक कटौती का मतलब है भाई सरकार को विशेष योजना लेकर के आ रही है, उस पर बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है, ठीक है। तो विपक्ष जो है ये बोलता है कि भाई इस योजना का कोई मतलब नहीं है, कोई फालतू योजना है, इसलिए इसको जो है, इसका बजट जो है कम कर दिया जाता है और इसमें जो है 100 रुपये, कितना, 100 रुपये की सांकेतिक रूप से कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है, ठीक है। तो ये कटौती प्रस्ताव है, अगर ये पेश हो जाते हैं तो सरकार को जो है इस्तीफा देना पड़ता है, लेकिन ये पारित होते नहीं है। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि जो है लोकसभा में सरकार का क्या रहता है, बहुमत रहता है, ठीक है। अब आगे बात है, कटौती प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किए जाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये जब हम पढ़ रहे थे लोकसभा की सामान्य शक्तियाँ और विशेष शक्तियाँ हमने देखी थी और लोकसभा अध्यक्ष के कार्य देखे थे, तब भी हमने देखा था कि कटौती प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है, केवल लोकसभा में, ठीक है। कटौती प्रस्ताव के कारण बजट पर विस्तार से चर्चा हो जाती है, हमने देख लिया था। यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, लेकिन पारित नहीं होता है, क्यों, क्योंकि लोकसभा में मंत्रिपरिषद का क्या होता है, बहुमत होता है, ठीक है। ये हमने देख लिया था। अब संचित निधि पर भारित व्यय कौन कौन से होते हैं, जब अभी हम बजट प्रक्रिया पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि भाई बजट पारित के बाद में जो 2 तरीके के व्यय होते हैं, संचित निधि पर भारित और संचित निधि पर भारित नहीं। जो संचित निधि पर भारित होते हैं उन पर जो है बहस हो सकती है, मतदान नहीं हो सकता, उनमें कमी नहीं की जा सकती। लेकिन जो खर्चे संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं उन पर मतदान होता है, उनको कम किया जा सकता है। तो हम ये देखेंगे कि संचित निधि पर भारित व्यय कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो दूसरी अनुसूची में किए गए व्यय, ठीक है, मैंने बताया था आपको, मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो 12 अनुसूचियों में से दूसरी जो अनुसूची है उसमें किसकी बात की गई है, वेतन की बात की गई है। तो वो सभी वेतन क्या होते हैं, संचित निधि पर भारित होते हैं, ठीक है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के सभी व्यय क्या होते हैं, संचित निधि पर भारित होते हैं। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के सभी व्यय, भारत सरकार के ऋण, ये भी क्या होते हैं, संचित निधि पर भारित होते हैं। संसद द्वारा विहित कोई अन्य व्यय, ये भी क्या होता है, संचित निधि पर भारित होता है। तो यह आपको ध्यान रखना है, संचित निधि पर भारित व्यय कौन कौन से हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संचित निधि पर भारित व्यय कौन से हैं और कौन कौन से नहीं है, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन दिए जा सकते हैं 1 2 3, 1 2 4 या उपयुक्त सभी या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 114, ठीक है। अनुच्छेद 113 हमने देख लिया कटौती प्रस्ताव। अब हम देख रहे हैं अनुच्छेद 114, ठीक है। इसमें क्या है, विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक सरकार से जब अनुदान की मांगे पारित हो जाती हैं, ठीक है, उन पर मतदान हो जाता है, वो पारित हो जाते हैं, उसके बाद में विनियोग विधेयक वह संचित निधि से पैसे निकालने के लिए क्या लाया जाता है, विनियोग विधेयक लाया जाता है, ठीक है। तो अनुदान की मांगों पर मतदान होने के बाद
लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद भारत की निधि से विनियोग मतलब पैसे निकालने के लिए एक विनियोग विधेयक क्या किया जाता है, पुनर्स्थापित किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 114 के तहत। ठीक है, जब अनुदान की मांगें पेश की जाती हैं, फिर अनुदान की मांगों पर मतदान होता है। ठीक है, उसके बाद उनको पारित कर दिया जाता है। पारित करने के बाद में संचित निधि से पैसे निकालने होते हैं, और संचित निधि से पैसे संसद की अनुमति के बिना नहीं निकाल सकते। तो संसद जो पैसे निकालते हैं संचित निधि से, उसके लिए विनियोग विधेयक पेश करना पड़ता है। ठीक है, वो किसके तहत है, अनुच्छेद 114 के तहत। ठीक है, अब हम बात करते हैं निधियाँ। अभी हम बात कर रहे थे बार बार संचित निधि, लोक लेखा निधि, आकस्मिक निधि। जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था तो हमने पढ़ा था आकस्मिक निधि, जो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों में हमने देखा था कि राष्ट्रपति के अंतर्गत एक 500 करोड़ की एक निधि आती है, उसको कहते हैं आकस्मिक निधि। ठीक है, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति संसद की अनुमति के बिना कर सकता है। ठीक है, एक संचित निधि भी हमने बहुत बार देखा है। तो संचित निधि क्या होती है, लोक लेखा निधि क्या होती है, और आकस्मिक निधि क्या होती है। ठीक है, अपने 3 प्रकार की निधियां होती हैं। सबसे पहली होती है भारत की संचित निधि। इस कौन से आर्टिकल में है, अनुच्छेद 266 में। ठीक है, इस निधि में किसी भी धन को संसद की अनुमति के बिना नहीं निकाला जा सकता। संसद जो है इसके ऊपर सांप की तरह बैठी रहती है, और अगर इससे धन निकालना है तो संसद 1000 सवाल आपसे पूछती है। ठीक है, तो जो भारत की संचित निधि है, इसमें संसद की विधि के द्वारा, विनियोग विधेयक के द्वारा धन जो है नहीं निकाला जा सकता। एक होती है भारत की लोक लेखा निधि, यह सरकार की निधि होती है। ठीक है, इसमें भविष्य की निधि जमा, न्यायिक जमा, बचत बैंक जमा आदि जो है जमा किए जाते हैं, और इसमें पैसे निकालने के लिए सरकार को संसद की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें सरकार पैसे जमा करती है, खुद ही निकालती है। इस लेखे को कार्यकारी प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है, अर्थात इस खाते से भुगतान संसदीय विनियोजन के लिए बिना किया जा सकता है। संसदीय विनियोग विधेयक के द्वारा उसके बिना भी किया जा सकता है, लेकिन जो संचित निधि है उसमें विनियोग विधेयक के बिना पैसे नहीं निकाले जा सकते, संसद को पूछना पड़ता है। और लोक लेखा समिति जो है पब्लिक फंड है, ये सरकार का फंड है, तो सरकार जब चाहे इसमें पैसे निकाल सकती है बिना संसद की अनुमति के। ठीक है, उसके बाद है आकस्मिकता निधि। आकस्मिक नाम पता है आपको, आपातकाल स्थिति, ऐसी परिस्थितियां से निपटने के लिए, जो आपातकाल परिस्थितियां हैं उनसे निपटने के लिए राष्ट्रपति के अंतर्गत क्या होता है, 500 करोड़ की एक निधि होती है, जिसको ऐसे सिचुएशन में प्रयोग किया जा सकता है संसद की अनुमति के बिना। लेकिन जब इसमें पैसे डालते हैं उस समय जो है उसको संसद को कारण बताना पड़ता है कि भाई आपने पैसे खर्च कहाँ किए थे, क्यों किए थे, कैसे किए थे। ठीक है, पैसे आप बिना अनुमति के निकाल सकते हो संसद की अनुमति, लेकिन जब इसमें पैसे वापस डालने होते हैं तब जो है संसद से पूछा जाता है। ठीक है, संसद को बताना पड़ता है। अनुच्छेद 267 के तहत आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया है। संविधान संसद को भारत की आकस्मिक निधि के गठन की अनुमति देता है। यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है। राष्ट्रपति की ओर से इस निधि को वित्त सचिव, यह आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति की ओर से इस निधि को कौन, वित्त सचिव के द्वारा रखा जाता है, और भारत के लोक लेखा की तरह इसे कार्यकारी प्रक्रिया से संचालित किया जाता है। मतलब ये भी क्या होती है, सरकार पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है, और मंत्रिपरिषद किसके अंडर आती है, प्रधानमंत्री के अंडर आती है। ठीक है, तो एक तरीके से सरकार की कार्यकारी प्रक्रिया के द्वारा इसको क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 115 की। इसमें अनुदान है। ठीक है, अनुदान की मांगे पेश की जाती हैं बजट के दौरान, ये हमने देखा था। भाई बजट पेश करता है वित्त मंत्री, ठीक है, राष्ट्रपति की ओर से, फिर उसको 24 विभागीय समितियों को सौंप दिया जाता है। फिर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो सरकार तो क्या करती है, अनुदान की मांगे पेश करती है, और विपक्ष क्या लाता है, कटौती प्रस्ताव लाता है। तो कटौती प्रस्ताव हमने देख लिया था, अब हम देख रहे हैं कि अनुदान की मांगे कौन कौन सी होती हैं जो सरकार पेश करती है। ठीक है, तो इसमें अनुदान कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है अनुपूरक अनुदान। ठीक है, अनुपूरक अनुदान में क्या होता है कि मान लो बजट में आवंटित राशि अपर्याप्त हो, ठीक है, अर्थात उस सेवा के लिए धन कम पड़ जाए। भाई सरकार कोई काम कर रही है, ठीक है, कोई योजना ला रही है, कोई बजट में कोई कार्य ऐसा है, इसके लिए पैसे मांगे गए, ठीक है, लेकिन अब वो पैसे कम पड़ गए, अपर्याप्त राशि होगी। ठीक है, पैसे कम पड़ गए तो क्या करेंगे, दोबारा से पैसे मांगेंगे। ठीक है, तो ऐसा बजट में आवंटित राशि अगर अपर्याप्त हो तो उस सेवा के लिए धन कम पड़ जाए तो अनुपूरक अनुदान पेश किया जाता है कि भाई पैसे कम पड़ गए, क्या करना है आपको, पैसे और देने हैं। ठीक है, तो अनुपूरक अनुदान कब पेश किया जाता है, जब किसी सेवा के लिए राशि क्या पड़ जाए, अपर्याप्त हो जाए, कम पड़ जाए। एक तब कौन सा अनुदान पेश किया जाएगा, अनुपूरक अनुदान।
इसके अलावा अतिरिक्त अनुदान, ठीक है। अतिरिक्त अनुदान में क्या होता है, मान लो कोई नई सेवा है, ठीक है, जब बजट पेश हो रहा था जब बजट पेश किया जा रहा था तब उस सेवा का जिक्र नहीं था, ठीक है, लेकिन कोई नई सेवा थी वो बाद में आ गई, अब उसके लिए खर्च करना पड़ेगा तो पैसे कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, बाद में धन की आवश्यकता महसूस होती है तो डायरेक्ट नहीं मांग सकते, उसके लिए अतिरिक्त अनुदान पेश किया जाएगा, ठीक है, उसके बाद पैसे मिलेंगे। तो यदि कोई नई सेवा जिसका बजट में उल्लेख नहीं था किंतु उसी वित्त वर्ष में सरकार को उसके लिए धन की आवश्यकता हो तो अतिरिक्त अनुदान पेश किया जाता है, ठीक है। ऐसी कोई सेवा है जिसका बजट में उल्लेख नहीं था लेकिन बाद में जो है पैसे की आवश्यकता महसूस हुई तो उसके लिए क्या करेगी सरकार के लिए अतिरिक्त अनुदान जो है पेश किया जाता है सरकार के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में अधिक अनुदान, पहले हमने पढ़ा अनुपूरक अनुदान, ठीक है, उसके बाद पढ़ा हमने अतिरिक्त अनुदान, अब हम पढ़ रहे हैं अधिक अनुदान। मान लो किसी वित्त वर्ष के दौरान सरकार किसी सेवा पर बजट में आवंटित, भाई कोई वित्त वर्ष था उसके दौरान कोई सरकार में कोई योजना थी, सेवा थी, ठीक है, उसके दौरान मान लो पैसे दिए गए, 500 रुपये दिए गए मान लो, और उस पर खर्च हो गए 1000। अब 500 रुपये दिए गए, खर्च हो गए 1000, तो वो 500 रुपये एक्स्ट्रा लगे हैं, उसका क्या होगा, उसके लिए सरकार क्या करती है, अगले साल वापस वो अधिक अनुदान पेश करती है, उसमें हमारे पैसे ज़्यादा लग गए थे तो वो पैसे और दो हमें, ठीक है। तो यदि किसी वित्त वर्ष के दौरान सरकार किसी सेवा पर बजट में आवंटित की गई धनराशि से अधिक व्यय कर देती है, ठीक है, किसी आवंटित जो पैसे दिए थे उससे ज़्यादा खर्च हो गए, तो अगले वित्त वर्ष में अधिक अनुदान पेश किया जाता है, ठीक है। अधिक अनुदान के माध्यम से जो एक्स्ट्रा पैसे लगे थे वो क्या करती है सरकार से मांगे जाते हैं, ठीक है। इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति के साथ साथ लोक लेखा समिति की भी पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। यह आपको ध्यान रखना है कि भाई अधिक अनुदान पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ लोक लेखा समिति की पूर्वानुमति भी आवश्यक है, ठीक है। ऐसे अनुदान की मांगे जो होती हैं वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही पेश की जाती है, ठीक है, लेकिन जो अधिक अनुदान है उसमें राष्ट्रपति के साथ साथ लोक लेखा समिति की पूर्वानुमति भी आवश्यक है, ठीक है। सभी अनुदान की मांगे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश की जाती है, ठीक है, हमने देख लिया। तो आर्टिकल 115 में 3 अनुदान हमने देखे, अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान और तीसरा है अधिक अनुदान, ठीक है। अब हम बात करेंगे लेखानुदान की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, आर्टिकल 116 में लेखानुदान, ठीक है। बजट की प्रक्रिया जो है बजट पेश होते होते मई तक आ जाता है, ठीक है। बजट पेश होते होते क्या आ जाता है, मई आ जाता है, ठीक है। फरवरी में वो बजट पेश करना स्टार्ट करते हैं, फिर वो पूरी प्रक्रिया होती है तो तब क्या आ जाता है, मई आ जाती है। लेकिन अब ये अप्रैल और मई के बीच का, क्योंकि जो नया वित्त वर्ष है वो तो 1 अप्रैल को स्टार्ट हो जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है एक वित्त वर्ष, ठीक है। अब नया वित्त वर्ष आ गया 1 अप्रैल से, ठीक है। अब अप्रैल और मई के बीच का जो खर्चा है वो कहाँ से आएगा, ठीक है। तो उस खर्चे को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, लेखानुदान पेश किया जाता है। तो बजट की प्रक्रिया मई माह तक पूरी होती है, जबकि नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वित्त वर्ष कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। तो इस अवधि, कौन सी अवधि, अप्रैल और मई के खर्चों को पूरा करने के लिए लेखानुदान पेश किया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 116 के तहत क्या किया जाता है, लेखानुदान पेश किया जाता है अप्रैल और मई के खर्चों को पूरा करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है प्रत्यानुदान। प्रत्यानुदान क्या होता है, ठीक है। यदि सरकार को आकस्मिक रूप से धन की आवश्यकता है, ठीक है, अचानक से किसी पैसे की आवश्यकता हो गई तो उसके कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट क्या करेंगे, प्रत्यानुदान पेश कर देंगे, ठीक है। यदि सरकार को आकस्मिक रूप से धन की आवश्यकता होती है तो आवश्यकताओं के कारणों का उल्लेख किए बिना यह अनुदान पेश किया जाता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। अचानक से कोई पैसे की आवश्यकता पड़ गई और अचानक से पैसे की जरूरत है तो क्या करें, तो क्या प्रत्यानुदान पेश कर दो, ठीक है। तो प्रत्यानुदान कौन से खर्चों के लिए होता है, जो आकस्मिक तत्काल जो खर्चे हो जाते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है, प्रत्यानुदान। लेखानुदान क्या होता है, अप्रैल मई के खर्चों को पूरा करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में अपवादानुदान। अपवाद, ठीक है, ऐसी कोई सेवा जिसका बजट में प्रावधान नहीं है, ठीक है, लेकिन सरकार को धन की आवश्यकता है तो सरकार क्या करेगी, अपवाद स्वरूप आवश्यकता के लिए यह अनुदान पेश किया जाता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है,
बजट पेश हो रहा था और ऐसी कोई सेवा थी इसका उल्लेख बजट में था ही नहीं, तो अब उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो उसके लिए अपवाद अनुदान पेश किया जाता है कि भाई अपवाद स्वरूप ये जो सेवा है इसके लिए हमें पैसे चाहिए, और राष्ट्रपति की पुरानुमति की आवश्यकता इसके लिए नहीं है। ठीक है, तो अपवाद अनुदान हो गया। उसके बाद में अंतरिम बजट। अंतरिम बजट क्या होता है? ठीक है, अब हमने लेखानुदान देखा था। ठीक है, तो लेखानुदान में क्या था कि अप्रैल और मई के जो खर्चे थे उनको पूरा करने के लिए लेखानुदान पेश किया जाता था। ऐसे क्या होता है अंतरिम बजट, जैसे आपने अंतरिम सरकार का नाम सुना होगा, कि अंतरिम सरकार में कौन कौन मंत्री बने थे, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, जब देश आज़ाद होने वाला था उससे पहले अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, और अंतरिम सरकार में कौन कौन क्या क्या बना था, ये हर बार आरएस में तो लगभग एक ये सवाल जो है बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे अंतरिम सरकार होती है अंतिम सरकार, ठीक है, उसी तरीके से एक अंतरिम बजट होता है। ठीक है, यदि सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला है मान लो, ठीक है, भाई सरकार को पता है कि आज के 6 महीने बाद या 4-5 महीने बाद में जो है चुनाव प्रक्रिया चल रही है और चुनाव के बाद नई सरकार चुन करके आएगी। अब पता नहीं हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो सरकार क्या करती है भाई ये जो, लेकिन जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आता तब तक तो सरकार वही रहेगी। ठीक है, तो सरकार क्या करती है इस बीच में, भाई जो अंतिम समय है चुनावों से लेकर के नई सरकार चुनकर अगर आती है उसके, और जो वित्त वर्ष है उसके बीच में जो टाइम है उसके खर्चों वो खर्चे कहाँ से दिए जाएंगे, तो उसके लिए सरकार क्या करती है अंतरिम बजट पारित करती है। बस 3-4 महीने का खर्चा तो हम दे रहे हैं, आगे का खर्चा जो कौन देगी, अगली सरकार आकर के देगी। अब उनको पता नहीं अगली सरकार किसकी आएगी, हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। ठीक है, अगर उनको ऐसा हो कि हम ही जीतेंगे तो वो खर्चा फुल कर दे, लेकिन उसको डाउट रहता है कि पता हार गए तो। ठीक है, इसलिए वो अंतरिम बजट जो है पेश किया जाता है। ठीक है, तो यदि सरकार का कार्यकाल कम बचा है, ठीक है, यदि सरकार का कार्यकाल कम बचा है तो इस स्थिति में अंतरिम बजट पेश किया जाता है ताकि मुख्य बजट अगली सरकार जो निर्वाचित होकर के आती है वो पेश कर सके। ठीक है, तो इसका सरकार में संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया। ये क्या है, भारतीय नवाचार है, ये क्या है, एक तरीके से भारतीय नवाचार है। ठीक है, तो अंतरिम बजट समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं सांकेतिक अनुदान। ठीक है, क्या देखते हैं, सांकेतिक अनुदान। तो यह अनुदान किसी नई सेवा के लिए, ठीक है, जो प्रस्तावित व्यय की मांग है, जिसे एक सेवा के धन को पुनर्वियोजन द्वारा नई सेवा में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, कोई ऐसी सेवा है जो नई सेवा है, ठीक है, लेकिन जिसके लिए धन प्रस्तावित है। ठीक है, लेकिन अब इसके लिए नए रुपए नहीं मांगे जाते हैं कि आप सर बजट और दो, जो पुरानी कोई योजना चल रही है उसमें से पुनर्वियोजन करके उसके आधे पैसे या फिर जो भी है जिस हिसाब से आधे पैसे इसको स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यह अनुदान किसी नई सेवा के लिए प्रस्तावित व्यय की मांग करता है, इसे एक सेवा के धन को पुनर्वियोजन करके नई सेवा में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसमें किसी नए धन की मांग नहीं की जाती। ठीक है, रुपए और नए नहीं मांगे जाते हैं। सांकेतिक रूप से 1 रुपये की मांग को लोकसभा के समक्ष रखा जाता है और सदन की अनुमति मिलने पर धन उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, तो सांकेतिक अनुदान है, सांकेतिक रूप से जो है स्थानांतरित कर उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, नए धन की मांग नहीं की जाती है और सांकेतिक अनुदान की मांग लोकसभा के समक्ष रखा जाता है, सदन की अनुमति पर धन उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अनुदान की मांगे। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 118। 118 में लिखा हुआ है कि संसद अपने कार्यों के सुचारू संचालन के लिए स्वयं नियम बना सकती है। ठीक है, अपने नियम स्वयं बना सकती है। अब मैंने आपको उच्चतम न्यायालय पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि उच्चतम न्यायालय भी अपने नियम जो है स्वयं बना सकता है। ठीक है, तो स्वयं बना सकता है तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत, कौन से आर्टिकल के तहत उच्चतम न्यायालय अपने नियम स्वयं बनाता है, वो कौन सा आर्टिकल है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि उच्चतम न्यायालय का कौन सा आर्टिकल के तहत उच्चतम न्यायालय अपने नियम, मतलब माई लाइफ माई रूल, कौन से आर्टिकल के तहत करता है। ठीक है, तो यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, यह आपका होमवर्क है। तो इसी प्रकार से अनुच्छेद 118 के तहत संसद क्या कर सकती है, अपने सुचारू संचालन के लिए स्वयं नियम बना सकती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रश्नकाल की। तो संसद की जो कार्रवाई होती है, संसद का जो टाइम होता है वो 11 से 12 बजे तक का जो टाइम होता है उसको क्या कहते हैं, प्रश्नकाल कहा जाता है। ठीक है,
उसको क्या कहा जाता है, प्रश्नकाल कहा जाता है। किसने डिसाइड किया है, संसद ने खुद डिसाइड किया है कि 11 से 12 बजे तक हमारा क्या होगा, प्रश्नकाल होगा। इसमें सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। मंत्री तो समझते हो, मंत्री परिषद में जो व्यक्ति शामिल किए गए वो सारे क्या हैं, मंत्री हैं, ठीक है। और जो सांसद है, जो बाकी जो बच गए वो क्या है, सारे सांसद है। तो सांसद क्या कहते हैं, मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। सामान्यतः मंत्री परिषद को सरकार बोला जाता है, ठीक है। तो प्रश्नकाल के दौरान क्या पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। कितने बजे तक होता है, 11 से 12 बजे तक होता है, ठीक है। अब इन प्रश्नों में किस किस प्रकार के प्रश्न वो पूछ सकते हैं। तो प्रश्न जो होते हैं वो 3 प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला तो होता है तारांकित प्रश्न, ठीक है। तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। तो तारांकित प्रश्न कौन कौन से होते हैं, वह प्रश्न जिनके उत्तर मौखिक रूप से दिए जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, तारांकित प्रश्न होते हैं। इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मतलब आपको कोई प्रश्न पूछा, आपने जवाब दिया और आपने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। आपने एक सवाल और पूछ लिया तुरंत ही, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, तारांकित प्रश्न हो गए। इनके जवाब कैसे दिए जाते हैं, मौखिक दिए जाते हैं, ठीक है। तो जो तारांकित प्रश्न है वो प्रतिदिन लोकसभा में तो 20 पूछे जा सकते हैं और राज्यसभा में 15। यह आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा में कितने प्रश्न तारांकित प्रश्न, मतलब जो मौखिक प्रश्न वो पूछे जा सकते हैं, उनकी संख्या है 20, और राज्यसभा में जो पूछे जा सकते हैं उनकी संख्या है 15, ठीक है। अतारांकित प्रश्नों की अगर हम बात करें तो वह प्रश्न जिनका उत्तर लिखित में रूप में दिया जाता है उनको क्या कहते हैं, अतारांकित प्रश्न कहते हैं, ठीक है। इसमें अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, इसमें आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते, उसने जवाब दे दिया आपने सुन लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, अतारांकित प्रश्न। ये कैसे पूछे जाते हैं, लिखित रूप में। उसके बाद जो अतारांकित प्रश्न है वो प्रतिदिन लोकसभा में तो 230 पूछे जा सकते हैं और राज्यसभा में पूछे जा सकते हैं 160, ठीक है। और विशेष परिस्थिति में 25 पूछे जा सकते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो एक सांसद एक दिन में अधिकतम 5 प्रश्न पूछ सकता है। एक सांसद एक दिन में अधिकतम कितने प्रश्न पूछ सकता है, 5 प्रश्न, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा है तारांकित और अतारांकित प्रश्न। प्रश्न काल कितने बजे, प्रश्न काल कब से कब तक रहता है, 11 से 12 बजे तक। अब तीसरा प्रश्न का टाइप है अल्प सूचना प्रश्न। 3 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं प्रश्न काल में। यदि कोई प्रश्न 15 दिन से कम समय के नोटिस पर पूछा जाता है, 15 दिन से कम समय का नोटिस, मतलब 15 दिन कम थोड़ी है, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं, अल्प सूचना। अल्प सूचना प्रश्न क्या है, 15 दिन से कम समय का आपको टाइम दिया गया है पूछने के लिए, ठीक है। तो अत्यावश्यक मामलों में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। मंत्री की सहमति के बिना, वो भी मंत्री की सहमति से पूछा जा सकता है। मंत्री की सहमति के बाद इस प्रकार के प्रश्नों को स्वीकार किए जाते हैं। लोकसभा में तो 1 प्रश्न और राज्यसभा में 1 प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न कितने पूछे जा सकते हैं, लोकसभा में 1 और राज्यसभा में भी 1, ठीक है। आगे बात करते हैं शून्यकाल की। इससे पहले हमने देखा था प्रश्नकाल 11 से 12 बजे तक, फिर 12 से 1 बजे तक क्या होता है, शून्यकाल, ठीक है। ये किसने डिसाइड किया है, ये खुद डिसाइड किया है लोकसभा ने, ठीक है। राज्यसभा के अलग नियम है, ठीक है। तो लोकसभा में 12 से 1 बजे तक संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। पहले कोई सूचना नहीं देंगे, डायरेक्ट मामले उठा सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे घटना चल रही है तो इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये भारतीय नवाचार है, 1962 में शुरू किया गया था। लंच टाइम होता है 1 से 2 बजे तक, ठीक है। 11 से 12 क्या होता है, प्रश्नकाल होता है। 12 से 1 क्या होता है, शून्यकाल होता है। फिर 1 से 2 बजे तक क्या होता है, लंच टाइम, ठीक है। उसके बाद में शाम की कार्रवाई, शाम की कार्रवाई किसे कहते हैं, 2 बजे से लेकर के शाम को अंत तक, उसको क्या कहते हैं, शाम की कार्रवाई। इस समय विभिन्न विधेयकों व प्रस्तावों पर क्या होती है, चर्चा होती है। राज्यसभा में प्रश्नकाल व शून्यकाल की अवधि लोकसभा के विपरीत होती है, अर्थात 11 से 12 बजे तक शून्यकाल होता है राज्यसभा में और 12 बजे से प्रश्नकाल शुरू होता है, ठीक है। जबकि लोकसभा में क्या होता है, 11 से 12 प्रश्नकाल होता है, 12 से 1 शून्यकाल होता है, ठीक है। तो ये विपरीत होती है दोनों में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रस्ताव। प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ठीक है। ये सारे प्रस्तावों के बारे में चर्चा करते हैं। तो विश्वास प्रस्ताव ध्यान रखना सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है, पहली बात, ठीक है। अगर ये अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए लाया जाता है, अगर ये पारित नहीं होता है तो क्या होता है, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर ये पारित नहीं होता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। सामान्यतः गठबंधन की सरकार में ऐसा करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये क्या है, विश्वास प्रस्ताव। इसके बाद एक होता है अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में, ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जाता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा,
विपक्ष के द्वारा पेश किया जाता है, लेकिन इसके लिए 50 सदस्यों के हस्ताक्षर पहले होने चाहिए। ठीक है, इसमें कारण बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जो है किसी मंत्री विशेष के खिलाफ नहीं लाया जाता है, ये पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ ही लाया जाता है। चूंकि हमने केंद्रीय मंत्री परिषद पढ़ा था, तब हमने देखा था कि मंत्री परिषद के कुछ उत्तरदायित्व होते हैं, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और सामूहिक उत्तरदायित्व। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब हमने देखा था कि अगर कोई एक मंत्री दोषी है तो इसका मतलब है कि पूरी मंत्री परिषद ही क्या है, दोषी है, मतलब सामूहिक उत्तरदायित्व उनको लेना पड़ता है। इसलिए जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो केवल पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ आता है, किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं आता। ठीक है, तो इसके लिए 50 सदस्यों के हस्ताक्षर पहले होने चाहिए। इसमें अविश्वास का कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी मंत्री विशेष के विरुद्ध नहीं लाया जाता, पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जाता है। यदि यह पारित हो जाता है तो मंत्री परिषद को क्या देना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। ये सारी चीजें हमने देख ली। उसके बाद में निंदा प्रस्ताव। ठीक है, निंदा प्रस्ताव भी क्या लाया जाता है, केवल लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, क्योंकि लोकसभा जो मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए क्या लाया जाता है, लोकसभा में ही निंदा प्रस्ताव को लाया जाता है। और निंदा प्रस्ताव क्या होता है, इसके लिए भी 50 सदस्यों की पूर्व अनुमति होती है। ठीक है, क्योंकि मंत्री परिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए लोकसभा ही मंत्री परिषद की निंदा कर सकती है। निंदा प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इस पर 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसमें निंदा का कारण बताना आवश्यक नहीं है। ठीक है, उसके बाद यह किसी मंत्री विशेष या मंत्रियों के समूह है या समस्त मंत्री परिषद के विरुद्ध भी लाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव अलग अलग लाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव संपूर्ण मंत्री परिषद के खिलाफ ही लाया जा सकता है। ठीक है, यदि यह पारित हो जाता है तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र नहीं देना पड़ता, लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या करना पड़ता है, मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव में अंतर स्पष्ट हो गया होगा मेरे ख्याल से। उसके बाद होता है स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, स्थगन का मतलब होता है रोकना। ठीक है, भाई कोई ऐसी कोई बड़ी घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, वो जो सार्वजनिक हित की है, जो लोक महत्व की है, तो वो भाग के आएंगे कि चलो चलो एक बार इस जो भी कार्रवाई चल रही है उसको रोको और रोक करके इस मुद्दे पर डिस्कशन करो। अब ये मुद्दा जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लोक महत्व का है, सार्वजनिक महत्व का है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो सब काम स्थगित करके, सब काम को रोक के उस पर डिस्कशन करते हैं। तो स्थगन प्रस्ताव क्या होता है कि यदि कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो जाती है तो तत्काल उस पर चर्चा करने के लिए सदन की नियमित कार्रवाई को स्थगित करने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रस्ताव में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, ये विशेषताएं जब इसमें होंगी तभी क्या किया जाएगा, सदन को स्थगन किया जाएगा, रोका जाएगा। कौन कौन सी, एक तो यह प्रस्ताव एक ही विषय के बारे में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कोई तात्कालिक विषय होना चाहिए जिस पर तुरंत चर्चा करने की क्या हो, जरूरी हो, और विषय स्पष्ट होना चाहिए और तथ्यपरक होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। आप तथ्यों के साथ बात करें, हवा में बात नहीं करें। जनहित से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, स्थगन प्रस्ताव कहलाएगा। चूंकि स्थगन प्रस्ताव में सरकार की निंदा का अंश होता है, इसलिए इसे केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। ठीक है, इस पर 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, स्थगन प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव। अब हम बात करते हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की। यदि कोई बड़ी दुर्घटना घटित होती है तो उस सदन पर एवं मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या लाया जाता है, ध्यान आकर्षण। नाम से पता चल रहा है कि ध्यान प्लस आकर्षण, मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए, सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। एक दिन में 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए जा सकते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कितने लाए जा सकते हैं, एक दिन में 2। एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में अधिकतम 5 सदस्यों के नाम होने चाहिए। इसमें केवल मंत्री वक्तव्य देता है, इसमें मंत्री केवल क्या देता है, वक्तव्य देता है, मतलब आपस में भाषणबाजी करते हैं लोग। इसमें चर्चा का प्रावधान नहीं है, मतदान नहीं हो सकता। ठीक है, भारतीय नवाचार है 1954 से जोड़ा गया है, ये संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, सदन की प्रक्रिया के नियमों में इसका उल्लेख है। इसमें सरकार की निंदा नहीं होती है, इसलिए दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है। ध्यानाकर्षण में सरकार की निंदा नहीं होती है, इसलिए दोनों सदनों में जो इसको पेश किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अल्पकालीन चर्चा की। अल्पकालीन चर्चा की, यह भी क्या है, एक भारतीय नवाचार है, 1953 में इससे प्रारंभ हुआ था। अगर कोई लोक महत्व का मुद्दा है, कोई विषय है, ठीक है, तो उसमें उस दौरान जो है अल्पकालीन चर्चा जो उस पर की जा सकती है, लेकिन इसके लिए भी क्या है, 2 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है,
1953 में प्रारंभ किया गया था। इसके तहत लोक महत्व के विषय को उठाया जाता है। इस पर 2 अतिरिक्त सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, ठीक है। इसके लिए ये तो याद रखना ही है आपको, 2 सदस्यों के हस्ताक्षर। तो इसके लिए कार्य मंत्रणा समिति की सहमति आवश्यक है। अब चूंकि मैंने आपको पढ़ाया था लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष के कार्य पढ़ाए थे, तब मैंने आपको बताया था कि कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। यह आपका कार्य है, आपको क्या करना है, कमेंट में कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसमें चर्चा का जो समय है वो लोकसभा में 2 घंटे और राज्यसभा में 2.5 घंटे फिक्स है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अल्पकालीन चर्चा कहते हैं। अल्पकालीन चर्चा क्यों कहते हैं, 2 घंटे तो लोकसभा में फिक्स है और राज्यसभा में 2.5 घंटे फिक्स है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अल्पकालीन चर्चा कहते हैं। और इसके लिए कार्य मंत्रणा समिति की जो है सहमति आवश्यक है। कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। नियम 377, ठीक है। अभी हमने विश्वास प्रस्ताव पढ़ा, अविश्वास प्रस्ताव पढ़ा, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पढ़ा, अल्प सूचना, अल्पकालीन चर्चा पढ़ी, ठीक है। तो ये जो प्रस्ताव हमने पढ़े, अगर मान लो उनमें कोई चर्चा छूट गई, उनमें कोई चर्चा हमने नहीं की, कोई लोक महत्व की चर्चा है, तो वो क्या, नियम 377 1966 में प्रारंभ हुआ था, लोकसभा का एक नियम है, ठीक है। लोकसभा का एक नियम है, कौन सा, नियम 377, जिसके तहत आप क्या कर सकते हो, कोई मुद्दा जो आप पहले किसी प्रस्ताव में नहीं उठा पाए, तो वो कहाँ उठा सकते हो, नियम 377 में उठा सकते हो, ठीक है। तो इसके तहत लोक महत्व के वे विषय जिन्हें प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अल्पकालीन चर्चा के दौरान नहीं उठाया गया है, ठीक है, उनको इस नियम के तहत उठाया जा सकता है। इसमें चर्चा के दौरान मंत्री का उपस्थित होना आवश्यक नहीं है तथा उसके द्वारा वक्तव्य देना भी आवश्यक नहीं है। इसमें ना तो मंत्री की उपस्थित होने की आवश्यकता है, ना ही उसके द्वारा कोई भाषणबाजी करने की आवश्यकता है, ठीक है। इसमें प्रतिदिन 20 प्रश्नों को उठाया जा सकता है, किसके नियम के तहत, लोकसभा नियम 377 के तहत, ठीक है। अब बात करते हैं समाप्ति प्रस्ताव की, ठीक है। इस प्रकार से हम सिलेबस को समाप्ति कर रहे हैं, उसी प्रकार से सदन में और लोकसभा में क्या होता है, समाप्ति प्रस्ताव आता है, ठीक है। तो नोट्स आपके पास हैं, ठीक है। तो ये आपको कहने की जरूरत नहीं है कि आप क्लास लेते टाइम नोट्स को साथ लेकर के बैठो, ठीक है। तो जब आप क्लास ले रहे हो तो नोट्स को साथ लेकर के बैठो, क्योंकि संसद बहुत बड़ा टॉपिक है और 4 क्लासों में करवाना बहुत एक चैलेंजिंग काम है ये, ठीक है। तो इस वजह से ये जो क्लास है इसे लास्ट क्लास है, इसके बाद जो है संसद कंप्लीट हो जाएगी। तो आप जो है नोट्स को साथ लेकर के बैठे ताकि फटाफट आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो समाप्ति प्रस्ताव, जिस प्रकार से समाप्ति प्रस्ताव पढ़ रहे हैं उसी प्रकार से हम जो है पॉलिटी के समाप्ति प्रस्ताव को भी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो समाप्ति प्रस्ताव यह सदन में चर्चा को समाप्त करने के लिए लाया जाता है, ठीक है। एक तो होता है सामान्य समाप्ति, भाई आप चर्चा कर रहे हो, चर्चा खत्म हो चुकी है, बातें बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो क्या करता है समाप्ति प्रस्ताव, सामान्य प्रस्ताव लाया जाता है और समाप्त कर दिया जाता है। इसके अलावा एक होता है कंगारू। कंगारू कैसे चलता है, ऐसे कूद कूद के ऐसे चलता है ना, यहाँ से फिर यहाँ छलांग लगाता है, तो वैसे होता है कंगारू प्रस्ताव। उसमें क्या बैठक बुलाई जाती है, बैठक बुला के क्या करते हैं, भाई पूरी चर्चा तो हो नहीं सकती पूरे इस पे, तो क्या करते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु है उसको क्या कर ले, उन पे चर्चा कर लो, ठीक है, खत्म बात। उसके बाद एक होता है गिलोटिन। गिलोटिन में क्या होता है, गला ही दबा दिया जाता है, गला बीज दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे गला दबा देते हैं उसी प्रकार गिलोटिन में गला ही दबा देते हैं। उसमें क्या करते हैं, पहले से 2 घंटे फिक्स कर लिए, ठीक है भाई, 2 घंटे फिक्स है, 2 घंटे चर्चा चलेगी। अगर कोई निष्कर्ष निकला तो निकला, नहीं निकला 2 घंटे बाद जैसे अलार्म बजेगी बंद, क्या हो जाएगी, सभा समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से 3 समाप्ति प्रस्ताव लाए जाते हैं, ठीक है। तो सामान्य समाप्ति क्या होता है, यदि किसी विधेयक पर चर्चा पूरी हो जाती है अर्थात चर्चा के बिंदुओं को दोहराव होने लगता है तो सामान्य समाप्ति द्वारा चर्चा समाप्त कर दी जाती है। इसके अलावा होता है कंगारू समाप्ति, जो मैंने आपको बता दिया, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा। यदि सदन के पास समय अभाव है, टाइम कम है और विधेयक के सभी बिंदुओं पर चर्चा करना संभव नहीं है, तो इस स्थिति में अध्यक्ष सर्वदलीय बैठक बुलाता है और उसमें कंगारू समाप्ति की सहमति बनाता है। इसमें विधेयक के केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाती है, उसके बाद चर्चा को समाप्त कर दिया जाता है। तो कंगारू समाप्ति समझ में आ गया, कंगारू ऐसे चलता है उछल उछल के। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर चर्चा की जाती है कंगारू समाप्ति पे, ठीक है। उसके बाद आता है गिलोटिन। गिलोटिन में वो मार देते हैं, ठीक है, गला दबा देते हैं। तो इसमें देखो सदन के पास टाइम कम है, तो जिससे सदन के सभी बिंदुओं पर चर्चा संभव नहीं है,
इसलिए इस स्थिति में क्या करते हैं, पहले से चर्चा का टाइम फिक्स कर देते हैं। पर 2 घंटे चर्चा होगी तो 2 घंटे ही होगी, और समय पूरा होने पर चर्चा को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है। लोकसभा के भंग होने पर किसी विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है? समाप्ति हमने देख ली। अब हमने पढ़ा था कि लोकसभा भंग होना या लोकसभा विघटन होना। तो लोकसभा भंग 2 तरीके से हो सकता है। पहला तो उसका कार्यकाल पूरा हो जाए और कार्यकाल पूरा होने के बाद वो स्वतः समाप्त हो जाए। ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि राष्ट्रपति उसको भंग कर दे या विघटन कर दे। ठीक है। तो 2 तरीके से समाप्त होता है। अब वो समाप्त होने के बाद में कुछ विधेयक जो प्रस्ताव हैं, कुछ विधेयक हैं वो पारित हो गए, कुछ विचाराधीन है, कुछ चर्चा में चल रहे हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, वो हम देख रहे हैं कि लोकसभा के भंग होने पर विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। यदि विधेयक लोकसभा के संपर्क में आया हुआ है तो वह लोकसभा के भंग होने पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई विधेयक है वो लोकसभा में, राज्यसभा से पारित हो गया, लोकसभा में आ गया, ठीक है, तो उसके बाद में लोकसभा के भंग होने पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दूसरा, जैसे यदि कोई विधेयक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के संपर्क में आ गया, ठीक है, तो वो समाप्त नहीं होगा। मतलब राज्यसभा से पारित हो गया, लोकसभा से भी पारित हो गया और राष्ट्रपति के पास साइन के लिए पहुंच गया, तो जैसे लोकसभा भंग होगी वो भंग वो समाप्त नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद यदि कोई विधेयक लोकसभा में पेश किया गया है और लोकसभा में विचाराधीन है, तो लोकसभा के भंग होने के साथ ही विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लोकसभा में उसको उठाया था, लोकसभा में उससे विचार चल रहा था, और जैसे लोकसभा समाप्त हुई वो भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। दूसरा अगला कारण है, यदि विधेयक लोकसभा से पारित हो गया और राज्यसभा में विचाराधीन है तो लोकसभा के भंग होने के साथ विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है। राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक यदि लोकसभा में विचाराधीन है तो लोकसभा के भंग होते ही विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। राज्यसभा के द्वारा पारित हो गया, लोकसभा में गया, विचाराधीन चल रहा है, लेकिन लोकसभा क्या हो गई, भंग हो गई, तो क्या हो जाएगा, वो विधेयक समाप्त हो जाएगा। यदि कोई विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया है और उस पर अभी विचार चल रहा हो तो लोकसभा के भंग होने पर विधेयक क्या होगा, समाप्त नहीं होगा। ठीक है। यदि कोई विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया है और उस पर अभी विचार चल रहा है, उसने पारित करके लोकसभा में नहीं भेजा है, ठीक है, तो और उधर लोकसभा भंग होगी, तो ये जो है ये विधेयक क्या नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। ठीक है। आगे देखते हैं, यदि कोई विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया था और पारित कर दिया गया है किंतु अभी लोकसभा में नहीं भेजा गया तो विधेयक समाप्त नहीं होगा। राज्यसभा के अंदर ही है तो लोकसभा भंग हो चाहे कुछ भी हो, जैसे नई लोकसभा निर्वाचित होकर आएगी वो उसमें भेज देंगे तो जो है भंग नहीं होगा। विधेयक यदि राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है और पुनर्विचार हेतु वापस लौटाया गया है या विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है तो विधेयक जो है समाप्त नहीं होगा। ठीक है। यदि विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंच गया है या पुनर्विचार के लिए लौटाया गया है या फिर संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है, ठीक है, तो उस दौरान क्या होगा, विधेयक समाप्त नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद है संसदीय समितियां। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे संसदीय समितियां। संसदीय समितियां क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती है, उसमें कितने सदस्य होते हैं, उनका क्या क्या कार्यकाल होता है, सब हम देखेंगे। ठीक है। तो संसदीय समितियों की अगर हम बात करें तो संसदीय समितियों का उद्भव ब्रिटेन से हुआ था शुरुआत में, लेकिन वर्तमान में इनका जो प्रयोग किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है, अमेरिका में किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा कहाँ किया जा रहा है, अमेरिका में किया जा रहा है। भारत में इन समितियों का जो आरंभ हुआ था वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा हुआ था। कब हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। सीधे सीधे फैक्ट हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। 1921 में पहली बार संसदीय समितियों का गठन किया गया था। ठीक है। संसदीय समितियों को 2 प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी। ठीक है। स्थायी समिति होती है और अस्थायी समिति होती है। गणपूर्ति आपको पता ही है, संसदीय समितियों कितनी होती है, 1/23 होती है। ठीक है। संसदीय समितियों की गणपूर्ति कितनी होती है, यह आपको ध्यान रखने कितनी होती है, 1/23 सदस्य होती है। उसके बाद में इन समितियों का महत्व क्या है। ठीक है। समितियों का महत्व क्या है, तो समितियां क्या करती हैं, एक तो इससे कार्य बढ़ जाता है। ठीक है। संसद के ऊपर इतना ज़्यादा कार्यभार होता है कि भाई उसको बांट दिया जाता है, अलग अलग समिति बना दी, उनको अलग अलग कार्य सौंप दिए, तो कार्य विभाजन के रूप में कार्य करती है। फिर समितियों में क्या होता है कि विशेषज्ञों को प्राथमिकता दी जाती है, जो उस विषय के विशेषज्ञ होते हैं उनको क्या दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है, तो एक अलग से चर्चा हो जाती है। ठीक है। विशेषज्ञता को बढ़ावा मिलता है। ठीक है। तो संसद समिति का महत्व क्या है, एक तो कार्य विभाजन के सिद्धांत पर आधारित तो है, संसद के पास कार्य अधिक होते हैं जबकि समय का अभाव होता है, अतः विभिन्न कार्यों को समितियों को बांट दिया जाता है। विशेषज्ञता को प्रोत्साहन मिलता है,
क्योंकि विषय विशेषज्ञों को समिति में सदस्य बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा गोपनीयता रखने में सहायक है। संसद को राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अनेक संवेदनशील मुद्दों पर निर्णय लेना होता है जिन पर खुले सदन में चर्चा नहीं की जा सकती, इसलिए गोपनीयता को बनाए रखने के हेतु संसदीय समितियां विचार करती हैं। ठीक है, ये आपसे नहीं पूछेंगे, ये RS मेंस के हिसाब से है कि संसदीय समितियों का महत्व बताओ। ठीक है, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में टॉपिक है तो इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो संसदीय समितियों के माध्यम से विधायिका पर कार्यपालिका पर नियंत्रण बढ़ता है। ठीक है, यह लोकसभा राज्यसभा के मध्य सहयोग के सामंजस्य को बढ़ावा देती है। ठीक है, सत्ता व पक्ष व विपक्ष के मध्य सहयोग को बढ़ावा देती है। ठीक है, अब हमें आपके जो एग्जाम में जो काम का है वो ये है कि संसदीय स्थायी समितियां कितनी प्रकार की होती हैं, अस्थायी समितियां कितने प्रकार की होती हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, उनमें कौन कौन सदस्य होता है, निर्वाचन प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राक्कलन समिति की। किसकी बात करते हैं, प्राक्कलन समिति की। ठीक है, तो स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर 1950 में पहली बार प्राक्कलन समिति का क्या किया गया, गठन किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर 1950 में पहली प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। ठीक है, उसके बाद इसमें 30 सदस्य होते हैं। मूलतः पहले इसमें 25 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन बाद में 1956 में बढ़ाकर कितने कर दिए गए, 30 कर दिए गए। ठीक है, और ये सारे सदस्य लोकसभा से होते हैं। कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। इसका जो निर्वाचन होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व मैंने आपको राष्ट्रपति जब पढ़ाया था तो डिटेल से पढ़ा दिया था, तो इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इनका सदस्य कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष होता है, और मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता। यह सब में कॉमन रहेगा। ये तीनों चीज़ें क्या रहेंगी, जितनी भी समितियां उनमें तीनों कॉमन रहेगा कि निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होगा, सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। ठीक है, और मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता। ये तीनों में क्या रहेंगे, कॉमन रहेंगी। ठीक है, समितियों में। अब कार्यों की बात करें, प्राक्कलन समिति काम क्या करती है, तो बजट प्रावधानों की समीक्षा करना, कार्य कुशलता हेतु वैकल्पिक नीतियों को सुझाव देना, प्राक्कलन में नीति के अनुसार राशि समुचित प्रावधान की जांच करना, बजट प्रावधानों की कमियों और अनियमितताओं को दूर करना। ये किसके कार्य हैं, प्राक्कलन समिति के। उसके बाद है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति की अगर हम बात करें तो इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा कब किया गया था, 1921 में हुआ था। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में 22 सदस्य होते हैं इसमें, 15 तो लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। निर्वाचन वही सब में सेम होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है। ये ध्यान रखना है आपको कि जो लोक लेखा समिति है, उसका अध्यक्ष कौन होता है, उसका अध्यक्ष विपक्षी दल से होता है। ये आपको ध्यान रखना है भाई, विपक्षी दल से होता है। ठीक है, इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है, मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता। ये सब में कॉमन है। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि एक तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसका अध्यक्ष जो होता है वो क्या होता है, विपक्षी दल का होता है। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसके कार्यों की बात करें लोक लेखा समिति के, तो कार्य भी आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए कि जो CAG होता है उसके सामान्य प्रतिवेदन की समीक्षा करता है। ठीक है, अधिक अनुदान के लिए लोक लेखा समिति की अनुमति आवश्यक है। अधिक अनुदान अभी अभी हमने पढ़ा था आर्टिकल 113 में, अतिरिक्त अनुदान, अनुपूरक अनुदान और अधिक अनुदान। तो वहाँ भी हमने पढ़ा था कि अधिक अनुदान के लिए लोक लेखा समिति की अनुमति आवश्यक है। इसके अलावा लोक उपक्रम समिति, इस समिति की स्थापना 1964 में कृष्णन मेनन समिति की सिफारिश पर पहली बार की गई थी। यह आपको ध्यान रखना है कि लोक उपक्रम समिति 1964 में कृष्णन मेनन समिति की सिफारिश पर। ठीक है, इसमें सदस्य कितने होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। वो सेम जो पहले किसमें थे, लोक लेखा समिति में थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं दो निर्वाचन कैसे होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व से। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता। ये क्या है, तीनों में कॉमन है, तो ये तो आपको याद रह जाएंगे। ठीक है, आपको अध्यक्ष का ध्यान रखना है कि अध्यक्ष और कार्य ध्यान रखने हैं। कार्य बात करें तो के लोक उपक्रम प्रतिवेदन की जांच करना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यह लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए अलग अलग होती है।
लोकसभा समिति में 15 सदस्य होते हैं और अध्यक्षता लोकसभा के द्वारा। राज्यसभा की समिति में 11 सदस्य होते हैं, अध्यक्षता सभापति के द्वारा की जाती है। ठीक है। कार्य सदन के दैनिक कार्यक्रम का निर्धारण करना किसका? कार्य मंत्रणा समिति। अब आपको एक काम और करना है, जो मैंने आपको समितियां पढ़ाई है उनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन कौन है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। इतनी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। तो आपको क्या करना है, गूगल करना है। ठीक है। और इन समितियों के जो जो अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, क्योंकि आपके एग्जाम में वो पूछे जाने के चांस ज़्यादा है। कौन सी समिति का अध्यक्ष कौन सा है उसका मिलान करवा सकते हैं। ठीक है। तो यह आपको गूगल करके मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं विभागीय समितियों की। विभागीय समितियों को जब मैंने आपको बताया था कि बजट वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है राष्ट्रपति की ओर से, फिर 24 विभागीय समितियों को सौंप दिया जाता है। तो विभागीय समितियां क्या होती हैं? ठीक है। इनका आरंभ अमेरिका से हुआ था। ठीक है। 1993 में 17 विभागीय समितियों की स्थापना की गई थी, लेकिन 2004 में इनको बढ़ा करके कितनी कर दी गई? 24 कर दी गई। ठीक है। अगर सदस्यों की बात करें तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? 31 सदस्य होते हैं। 21 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं। 16 समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है और 8 समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यसभा का सभापति। ठीक है। टोटल कितनी होती है? 16 प्लस 16 समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और 16 प्लस 8 कितनी होगी? 24 विभागीय समितियां होती है। उनमें से 8 की नियुक्ति कौन करता है? राज्यसभा का सभापति। उसके बाद कार्यों की बात करें तो वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश करने के बाद बजट विभागीय समितियों को सौंप दिया जाता है। एक समिति एक से अधिक विभागों के बजट की समीक्षा करती है। ठीक है। अब बात करते हैं अस्थायी समितियों की। जब हमने पढ़ा था समितियां कितने प्रकार की होती हैं, स्थायी और अस्थायी। अस्थायी समितियों का उद्देश्य होता है कि विशेष कार्य के लिए इनका गठन किया जाता है और जैसे वो कार्य पूरा हो जाता है इनको क्या समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है। तो उद्देश्य विशेष के लिए समितियों का गठन किया जाता है। उद्देश्य प्राप्ति के बाद समितियां स्वतः समाप्त हो जाती है। जैसे किसी विधेयक के लिए परवर समिति तथा संयुक्त समिति। जब हम पढ़ रहे थे साधारण विधेयक में जब मैंने आपको बताया था कि साधारण विधेयक 3 चरणों में पूरा होता है। प्रथम चरण में परिचय दिया जाता है, दूसरे चरण में सामान्य तीन उप चरण होते हैं, सामान्य चरण, समिति स्तर और विचार विमर्श। तो मैंने आपको ये बताया था कि सामान्य चर्चा में वो ऐसे बातें करते हैं कि आज चर्चा की जाए कि कल की जाए। ठीक है। या परवर समिति को सौंपा जाए या संयुक्त समिति को सौंपा जाए। तो ये परवर समिति और जो संयुक्त समिति है, ठीक है, ये क्या होती हैं? अस्थायी समितियां होती हैं। किसी कार्य विशेष के लिए इनका गठन किया जाता है। उद्देश्य विशेष के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का गठन किया जाता है। इसमें 31 सदस्य होते हैं, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। अभी तक गठित संयुक्त संसदीय समितियां कौन कौन सी हैं? बोफर्स घोटाला पे, हर्षद मेहता घोटाला पे, शीतल पेय पदार्थों कीटनाशक पे, ठीक है, केतन पारिक शेयर बाजार घोटाला, 2G घोटाला, VVIP हेलीकॉप्टर घोटाला पहले निर्णय लिया गया था किंतु बाद में गठन नहीं की गई थी। वक्फ बोर्ड की बात करें विधेयक 2024, ठीक है, तो इन पे क्या किया गया है? अस्थायी समितियों का गठन किया गया है, जेपीसी का, ठीक है, संयुक्त, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 119 की, ठीक है। तो संसद वित्तीय मामलों की कार्रवाई के लिए अपने नियम स्वयं बना सकती है। ये कहाँ लिखा हुआ? आर्टिकल 119 में। जो जितने वित्तीय मामले हैं उसमें संसद अपने नियम खुद बनाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 120 की। अनुच्छेद 120 में लिखा है संसद में प्रयोग ली जाने वाली भाषा। तो नॉर्मली जो भाषा संसद में प्रयोग ली जाती है वो हिंदी या अंग्रेजी होती है, ठीक है, लेकिन अध्यक्ष और सभापति की अनुमति से आप अपनी भाषा, जो आपकी जिस लैंग्वेज में आप बोलते हो उसका प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। हिंदी अंग्रेजी का उपयोग किया जाता है किंतु अध्यक्ष व सभापति की अनुमति से अन्य भाषा का प्रयोग भी किया जा सकता है, ठीक है। यह आर्टिकल 120 में लिखा हुआ है। फिर अनुच्छेद 121 की बात करें तो संसद में किसी न्यायाधीश के व्यवहार पर चर्चा तथा टिप्पणी नहीं की जा सकती, ठीक है, अर्थात संसद न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। आर्टिकल 121 में क्या लिखा हुआ है कि भाई संसद में किसी न्यायाधीश के व्यवहार पर, भाई न्यायाधीश कैसा है, क्या निर्णय दिया है, क्यों दिया है, कैसे दिया है, तो उस पर क्या नहीं, टिप्पणी नहीं करेंगे, ठीक है, ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। अर्थात संसद न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह इनका समझौता है आपस में। अब किंतु किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव के समय चर्चा की जा सकती है, तो अपवाद होगा, ठीक है। अब 122 में क्या लिखा हुआ है कि न्यायालय सदन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। 121 में तो क्या लिखा हुआ है? संसद न्यायालय के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी, टांग नहीं अड़ाएगी। और 122 में क्या लिख दिया? भाई न्यायालय
संसद के जो सदन है उसके आंतरिक मामलों में टांग नहीं अड़ाएगा। ये आपस में कर लिया इन्होंने, भाई मैं तेरे रास्ते में नहीं आऊँगा, तुम मेरे रास्ते में मत आना, ठीक है। तो ये ध्यान रहेगा। उसके बाद अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 ये राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति जो है उससे संबंधित है, ठीक है। तो हमने राष्ट्रपति की शक्तियाँ देखी तब देख लिया था, ठीक है। तो चूंकि जो विधायिका है वो आर्टिकल 79 से लेकर के 122 तक है, ठीक है। तो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस क्लास में आपका संसद कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। संसद कंप्लीट होने के साथ ही आपका जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने सिलेबस को देखा है तो आपका जो सिलेबस है वो अब देखो सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सारे टॉपिक जो है आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ये जो टॉपिक है, हालांकि भारत में जो निर्वाचन है, जैसे निर्वाचन सुधार है, उच्च न्यायालय है, ठीक है, सॉरी भारतीय निर्वाचन आयोग है, वो हम पढ़ चुके हैं। और समय समय पे जो निर्वाचन से संबंधित जो संशोधन हुए हैं वो भी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो वैसे तो और कौन सी लोकसभा में कौन सभापति था, कौन क्या था, वो सब हम देख चुके हैं। तो इसका मतलब भारत में जो निर्वाचन है ये टॉपिक भी हमारा अलग अलग टॉपिकों में थोड़ा थोड़ा कवर हो चुका है। लेकिन चूंकि अगर आप कहोगे तो उसके अलग से क्लास लेकर के आ जाएंगे, लेकिन अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आपका जिस हिसाब से वो अभी हमने पढ़ा था समाप्ति प्रस्ताव, उसमें पढ़ा था हमने सामान्य समाप्ति, कंगारू समाप्ति और तीसरा पढ़ा था गिलोटिन। तो हमने जो सिलेबस की थोड़ी देर पहले क्या किया है, गिलोटिन समाप्ति कर दी है, मतलब धीरे धीरे गिलोटिन उसका जो है गला घोट दिया। उस तरीके से हमने क्या कर दिया है, आपका जो पॉलिटी का जो सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड का, फर्स्ट पेपर में जो पॉलिटी का जो सिलेबस है वो कवर कर दिया है, पीडीएफ आपको दी जा चुकी है। तो अब आपके लिए जो मैंने ये काम किया है, तो ये काम आपको मैंने मतलब आपका जो सिलेबस है कंप्लीट करवा दिया है। अब आपका कुछ कर्तव्य बनता है। आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। क्योंकि आपके भी जब आपके लिए कोई कुछ करता है तो आपका भी उसके प्रति क्या हो जाता है, आप उसके ऋणी हो जाते हो, ठीक है। आपके उसके प्रति आपका कुछ कर्तव्य बनता है, ठीक है। तो उस कर्तव्य को आप भली भांति निभाओगे, यहाँ तक मुझे आशा है, ठीक है। तो पीडीएफ आपके पास है, सिलेबस आपको कंप्लीट करवा दिया जा चुका है। तो आपको क्या करना है, क्लासों को लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक आपको एग्जाम के लिए, मिलते हैं जल्दी। हाँ, दो चीज़ें आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। एक तो एमसीक्यू बैच के बारे में बताना है कि एमसीक्यू बैच लाएं या नहीं लाएं, और दूसरा आपको बताना है कि आपको क्लासें कैसी लगी और आपको जो है नोट्स जो पीडीएफ आपको दी गई है वो आपको कैसे लगे, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तो पोस्टमार्टम क्लास आएगी नेक्स्ट आपकी, आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं फर्स्ट ग्रेड के, उनको हम पोस्टमार्टम करेंगे, किस तरीके से क्या क्या टॉपिक से कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है और आगे क्या क्या पूछने की संभावना है, ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और हमने जो जिस हिसाब से सिलेबस को कवर किया है, मैं कह रहा हूँ अगर आप खुद भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखोगे या किसी टेस्ट सीरीज के प्रश्न देखोगे, आपके सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा करना है और करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।